बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ निभा भी रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे, मना भी रहे होंगे। खुशियाँ होती हैं, खुशियों को, लम्हात को मनाना भी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो गए और ये मैं समझती हूँ कि बाशऊर शहरी होने की हैसियत से जो इस बार टर्नओवर था, जो टर्न आउट था, जितने भी लोग जिन्होंने वोट कास्ट किया, इट वाज अमेजिंग। और हर किसी को ये समझ आ गई है कि अपने हक का किस तरीके से और अपने फ़राइज़ को, जितने भी बाशऊर शहरी हैं, माशरे को मुकम्मल करने में तमाम के तमाम शहरियों का एक बड़ा अहम किरदार होता है। मैं हो गई, आप हो गए, हम सब हो गए, अपने हक को और अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए जितने भी लोग गए इलेक्शंस के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, इट इज़ आई थिंक खराज तहसीन इसलिए पेश उन तमाम लोगों को करनी चाहिए कि यंगस्टर्स का एक बड़ा अहम किरदार रहा। और जो सबसे अच्छी बात मुझे नज़र आई, सोशल मीडिया पे हमने देखा और फिर टीवी पे भी हमने जितने भी न्यूज़ चैनल्स पे कवरेज देखी कि जोश खरोश से लोग निकले, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कहीं पे कोई सुस्ती नज़र लोगों में नहीं आई, वरना एक दौर ऐसा भी था, मुझे याद है हमारे बचपन में, कि लोग अक्सर कहा करते थे कि हाँ अच्छा छोड़ो, हमारे वोट देने से क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो इलेक्शंस हुए और जिस पुरअमन तरीके से हुए, हम खराज तहसीन तमाम के तमाम इदारों को भी पेश करना चाहेंगे कि नहायत ज़िम्मेदारी के साथ इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, साथ ही साथ आपको मालूम है कि लाहौर में अभी आप अगर माल रोड से गुजरेंगे ना, मैं अभी आ रही थी तो फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और फैज़ फेस्टिवल के अभी सेशंस भी चल रहे हैं। बल्कि मैं और मेरे टीम मेंबर्स हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले गए हुए थे फैज़ फेस्टिवल का एक इवेंट भी, क्योंकि आपको मालूम है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फैज़ फेस्टिवल की जब बात होती है तो एक जगह पे इवेंट नहीं हो रहा होता, हर जगह पे कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं छोटे बड़े पैमाने पे, और एक अजीब सा खुशी का माहौल होता है जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपना कथासिस किस तरीके से करें। एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फोटेनमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है और कुछ नहीं होता। तो मैंने यहाँ तक देखा हुआ है कि जो छोटी छोटी शारा होती हैं जहाँ पे लॉन सजा हुआ होता है, पार्क भी नहीं बना होता, फूल लगे हुए, तो लोग वहाँ पर ही बैठ के फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि समझ नहीं आती किधर जाएं, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं। और फैज़ फेस्टिवल तो जिस मेयारी, जिस क्वालिटी से और जिस मेयार से अपने तमाम के तमाम सेशंस को कंडक्ट करवाता है, वो अपनी मिसाल आप है। पूरी दुनिया से लोग फैज़ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आते हैं और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स इस वक्त मौजूद हैं। आप अगर लाहौर में हैं या लाहौर के पास है तो ज़रूर फैज़ फेस्टिवल को, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त हो रहा है, आप जाइए। हम अभी प्रोग्राम लाइव ये जब ख़त्म होगा इंशाल्लाह, ये हमारे से कुछ 4-5 मिनट दूर है, एक सिग्नल भी नहीं आता, बेस्ट बात ये है। तो हम जाएंगे और आबदा परवीन साहिबा का भी कॉन्सर्ट आज है। और कितने बजे आबदा परवीन साहिबा का कॉन्सर्ट, मुझे ज़रा बताइएगा, मुझे ये नहीं पता थी बात, अब ये तो और ज़्यादा अमेजिंग बात हो गई है। 8 बजे है, रात 8 बजे अगर आप आबदा परवीन साहिबा को, लेकिन ऑब्वियसली अगर तो टिकट सोल्ड है फिर तो नहीं कुछ कहा जा सकता, बट इफ़ यू आर लकी और टिकट्स मिल रहे हैं तो ज़रूर जाइए, अटेंड कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जब हम अपने स्कॉलर्स की बात करते हैं और फिर बिलखसूस हम जब अदब की दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे नाम आए, बड़े बड़े ऐसे शोरा आए जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना एक इनफरादी तौर पे नाम बनाया, मकाम बनाया। अमजद इस्लाम अमजद साहब एक ऐसी शख्सियत, और हमारे लिए तो वो फैमिली की तरह थे। और ये मैं रस्मन कतन जुमला नहीं कह रही, क्योंकि उनके साथ हमारे तो रवाबित वैसे भी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा करीब थे। मेरे तो उस्ताद और मेरे तो मेंटोर। आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है और आप देखें कि अभी हम ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे कि ये वक्त साल गुजर गए और पता भी नहीं चला। अमजद इस्लाम अमजद साहब की जब हम बात करते हैं तो बतौर शायर, बतौर कॉलम निगार, बतौर राइटर, उनके ड्रामे जो उन्होंने लिखे,
आई थिंक वारिस ड्रामा सीरियल की हम बात करें, दिन ड्रामा सीरियल की बात करें, बेशुमार ऐसे शाहकार उन्होंने लिखे कि सही मानों में जब ये प्लेस चला करते थे तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। सो अमजद इस्लाम अमजद साहब को भी याद करते हुए आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी में उनके काम और फ़न की वजह से वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए हमेशा अपने बड़ों को याद रखता है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे यू आर मोर देन वेलकम। आप हमें मैसेज कर सकते हैं या पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, शेफ माजिबीन मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माजिबीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताएं? आज हम बनाएंगे बीफ नली निहारी। ठीक है। और उसके साथ हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। ओह वाओ। और निहारी के साथ क्या होगा? रोटी। रोटी? वैसे नान भी मजे का लगता है। नान, खमीरी रोटी दोनों ही अच्छे लगते हैं। चावल खाते हैं लोग के नहीं? कॉम्बिनेशन नहीं। हाँ मेरा हेलो इकबाल भाई हंसे, बोला चावल क्यों नहीं खा सकते? क्यों मेरे कॉम्बिनेशन पे लोग हंस, ऐसे ऐसे लोग हंसते हैं मेरे खाने के कॉम्बिनेशन पे। मैंने कहा भी मेरा अगर दिल कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रोटी के साथ आम भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं ऐसी हरकतें करती हूँ अजीब व गरीब सी, लेकिन जायके की बात होती है। वैसे इसमें हंसने वाली क्या बात थी इकबाल भाई? रोटी के साथ चावल के साथ क्यों नहीं हम खा सकते इस तरह? अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, ये ज़रूरी है आपको जो चीज़ पसंद आए ज़रूर खानी चाहिए। टेस्ट बड्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत ख़वातीनो हज़रात, बड़ी ख्वाहिश थी इनसे मुलाकात करने की। हम सोशल मीडिया पे बात करें, प्राइवेट चैनल्स पे बात करें, जब हम सैयद हैदर जाफ़री साहब की बात करते हैं तो द नेम सेज इट ऑल। हमारे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफ़री साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं और आपके सितारों का हाल ये मेरे से बहुत बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा जी, सामने मौजूद है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और उम्मे लैला की जो सबसे उम्दा बात है वो ये है कि पढ़ाई को भी कंप्लीट कर रही हैं। कंप्लीट हो गई है कि नहीं ये तो अब मैं भूल जाती हूँ भाई, अब इतना कुछ नहीं याद रहता, लेकिन ये मेरे साथ मौजूद है और ये मुझे गाइड भी कर देती हैं। लेकिन सबसे उम्दा बात कि पढ़ाई के साथ अपने पैशन को और वो पैशन को प्रोफेशन बनाते हुए परस्यू कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उम्मे लैला? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी जा रही है। अभी डिग्री में कितना कंप्लीट होने में टाइम है? बस एक पेपर रह गया मेरा। यू आर इन GC राइट? या आई एम इन GC। एक्सीलेंट। और म्यूजिक सोसाइटी में भी आप हो उसमें? जी मैं GC की म्यूजिक सोसाइटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। हाँ जी। एक्सीलेंट। आपने मुझे ये बात पहले भी बताई थी, लेकिन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का मुझे ये बात नहीं पता था। मुझे ये मालूम था कि आप थी हेड। हाँ जी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। दैट्स एक्सीलेंट भाई। आपकी तो हम क्या काम आपसे करवा सकते हैं ये बताओ? आप मुझसे गवा सकते हैं। जब इससे काम करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। अच्छा जी, वैसे भी GC तो मेरी भी एक अल्मा मैटर है। आई स्पेंट लाइफ देयर। अच्छा एक्सीलेंट। और बल्कि आप फैज साहब का जिक्र कर रही थी तो शुएब हाशमी साहब मेरे उस्ताद रहे हैं। अरे तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ तो मेरी बहुत यादें हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू MPhil, बिफोर डॉक्टरेट आई वाज देयर 9 years ऑफ द स्टडी। सो यू आर अ रावियन? यस। और फरानी साहब, अगर म्यूजिक सोसाइटी का जिक्र हो तो तारिक फरानी वाज अ बिग नेम। बिल्कुल सही। और सर ये जो जितने भी रावियंस हैं और GC की हम बात करते हैं जो अब गवर्नमेंट कॉलेज की, तो ये नाम ही काफ़ी है। ये इदारा ऐसा है कि ऐसे बड़े बड़े नाम इस इदारे से ग्रेजुएट है। मतलब आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माय फैमिली जिन्होंने वहाँ पढ़ा भी और कुछ अरसा पढ़ाया भी। अच्छा। मेरे दादा, मेरे वालिद और मैं। वेरी नाइस। आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ द फैमिली। वेरी। और आसानी से नहीं, मेरिट इसका तो टॉप पे होता है। ये तो बात है, इतनी आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता। सर नाउ मूविंग ऑन, हम सितारों की बात करते हैं। अगर एक जनरल जरा पहले तो, फिर हम बाकी औरा की तरफ भी आएंगे। असल में बात ये है कि सितारे, हम लोग ना इसको, हमारा जो सब्जेक्ट है ना एस्ट्रोलॉजी, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट। ठीक है। ये बेसिकली सितारे जो है ना, ये हमारे ऊपर वैसे ही असर डालते हैं जैसे ग्रेविटी। ठीक है। या जैसे सूरज से हम ये कहते हैं कि सूरज जो है विटामिन D और आपको एनर्जी देता है। एनर्जी जो है ना, हम लोग क्लीशे के तौर पे जिक्र करते हैं कि व्हाट इज़ दी, हम ये बात करते हैं कि जी इसमें एनर्जी है, इसमें नहीं है। ठीक है। व्हाट इज़ एनर्जी? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ द एसेंस ऑफ गॉड। जैसे अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई है, तो दैट कुन इज़ द एनर्जी। ठीक है। ठीक है। इसी तरह जब मैं आपसे बात करूं तो मेरे वोकल कोड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। जो कि आवाज़ की लहरों की शक्ल में आपके कानों तक पहुंच रही है।
इसी तरह जब अल्लाह ने ये फ़ैसला किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि हमने इंसान को खलीफा बना के जो है वो ज़मीन पे भेजना है, तो इस ज़मीन के सारे होराइज़न को सबसे पहले इंसान के लिए कंपैटिबल किया ठीक गया। है। अब उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ग्रेविटी नहीं थी, हमारा सोलर सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा हम पे असर डालता है, सबसे करीब से प्लैनेट जो है हमारे पास जो है वो मून है, उसका इम्पैक्ट है। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो इंसान की बॉडी में हम लोगों को अक्सर तो पता है फिजियोलॉजी का, फिजियोलॉजी मीन्स कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ, कितनी कौन सी वेन्स कहाँ, पूरी फिजियोलॉजी जो है। इसकी एक काउंटर ब्रांच है विच वी कॉल फिजियोनॉमी। ओके। एंड सिमिलर टू द पैटर्न, एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्लैनेट्स एंड देयर एनर्जी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी उनकी फिजिकल मूवमेंट्स और उसका है। जिस तरह इंसान को अल्लाह कहता है कि हमने जोड़े बनाए, ठीक है, बॉडी के साथ रूह का जोड़ा है, रूह निकल जाए तो बॉडी जो है वो अपना खत्म कर देती है अपना सारा कारोबार। इसी तरह अगर एनर्जी नहीं होगी तो चीज़ें मूव नहीं करेंगी। बिल्कुल सही सर। मैं चूंकि वक्त कम है और लोग अपने स्टार्स के बारे में भी ज़रा जानना चाहेंगे, क्योंकि 10 मिनट का सेगमेंट है, उसमें पे मुख्तसरी गुफ्तगू हो सकेगी। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हम स्टोन्स की बात करते हैं, स्टोन को पहनना कोई भी, अब उम्मे लैला का जो भी स्टार हो, फॉर एग्जांपल आप कौन से मंथ में पैदा हुई हैं? जुलाई में ये पैदा हुई हैं। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, इनका जुलाई में क्या स्टार बनेगा? कैंसर बनेगा। इनका कैंसर बनेगा। ठीक है, तो हम कोई भी स्टोन पहन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही यहाँ से बात थोड़ी सी ना कुछ चीज़ें समझानी पड़ती है, कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं। जिस तरह मैं एनर्जी की बात कर रहा था उसी तरह ये स्टोन्स, मिनरल्स, क्रिस्टल्स बनते कैसे? ठीक है। ज़मीन की एनर्जी, किसी भी ख़ास सियारे की एनर्जी ज़मीन की तहों के अंदर कई हज़ार साल तक पड़ी रहती है और फिर वो एनर्जी कोई शक्ल ले लेती है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली एनर्जी पर्सोनिफाइड। ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये बेसिकली एक ख़ास सियारे की एनर्जी है जो कई हज़ार साल तक वहाँ पड़ी रही। अब आपने उसको निकाला, निकाल के आपने पहन लिया, अब वो एनर्जी आपके होराइजन में भी है, वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लगेगी। ये चूँकि एनहेंस्ड एनर्जी है, हाँ, तो ये उसको इंजेक्शन की तरह आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब ये जो हम कहते हैं कि जी पत्थर के असरात, तो पत्थर ने ये नहीं करना होता कि पत्थर ने बोरियां पैसे दियां लिया के हाँ। को रख देनी है कि लो जी ये ਤੁਹਾਡੇ पैसे आ गए, काम करो, ऐसे नहीं होता। उसने आपका विजन ब्रॉड करना, उसने आपकी प्रैक्टिकलिटी ब्रॉड करनी है, उसने अपने ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स यानी आपकी बॉडी के ड्राइवर्स, जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ ड्राइवर्स रखे हुए हैं, देखने का, सुनने का, सोचने का, देयर आर ऑल ड्राइवर्स। अब जब वो उनकी एनर्जी जो है वो उसको कंट्रोल करती है ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स। ठीक है। 7000 खरब यानी 70,000 ट्रिलियन ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हम समझ, शऊर, अकल, जान कुछ भी कह सकते हैं, उसके साथ जब ये एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो आपकी विजन बढ़ता है, आपकी सोच बढ़ती है, आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है, आपके अंदर ठहराव आता है, आप अच्छे फैसले करते हैं, अच्छा आउटकम आता है, आप कमा लेते हैं। बिल्कुल सही। हम किस तरीके से पता करा सकते हैं कि कौन सा स्टोन, ये हमारे स्टार पे डिपेंड करेगा या बर्थ चार्ट जायचा निकलना? बर्थ चार्ट जो है ना वो दैट मैटर्स अ लॉट। देखिए वैसे तो उमूमन जिस वक्त इंसान पैदा हुआ उस वक्त जो दिन था, जो चीज़ थी, वो उसका सन साइन कहलाएगा। उसके बाद उसकी मून की पोजीशन क्या थी, क्योंकि हमारे ऊपर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, सूरज और चांद। ठीक है। उसमें जो मून साइन की पोजीशन थी हम उसको देखते हैं। उसके बाद जिस वक्त वो पैदा हुआ उस वक्त कोई एक स्टार राइज के ऊपर होना चाहिए जिसकी एनर्जी बड़े एटमोस्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, वो उसके असेंडेंट साइंस में गिना जाता है कि जी इस स्टार की एनर्जी। उसके बाद उसका नाम, वालदा का नाम, उसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज़ जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसके मुताबिक बर्थ चार्ट के मुताबिक किया जाता है। स्टोन हम दो तरह से सजेस्ट करते हैं। ठीक है। एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करने के लिए, यानी आपकी अगर फ़र्ज़ किया बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज कम है तो हम कोई पत्थर सजेस्ट कर देते हैं कि ये पहन लें, इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो जाएगी, विजन, चीज़ें ब्रॉड हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर कोई नज़र के असरात हैं, कुछ है, नेगेटिव एनर्जी है, आपने उसको पहन लिया, उसने आपकी नेगेटिव एनर्जी को केटर करना शुरू कर दिया। अब आप जो है वो बैलेंस्ड है, अब आपकी सोच ठीक है। जिस तरह खौलते हुए पानी में शक्ल नज़र नहीं आती, उसी तरह जब आपकी तबीयत में ठहराव आ जाता है, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, आप काम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ऐसा ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अब इसको अगर इसने डायमंड पहन लिया, मिसाल के तौर पर इसको डायमंड सूट कर रहा है, अब मेरा स्टार वो नहीं है, मेरा जायचा मुख्तलिफ है, तो मैं तो नहीं डायमंड पहनूंगी, वही असरात पॉजिटिव। ऑब्वियसली देखें ये जिस तरह हम ये हमारे यहाँ ये है कि डॉक्टर ने कहा कि जी बुखार की जो है ये फलां दवाई होती है, तो हमने सारे बच्चों को वो दे दी, तो बाद औक़ात वो दवाई रिएक्ट कर जाती है। ठीक है।
इसमें जो है ना उस जो खुद इलाजी है ना वो किसी भी फील्ड में, हमारी फील्ड बेसिकली इज रिलेटेड टू लाइक मेडिकल। डॉक्टर जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी को देखते हैं, हम आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को देखते हैं। ठीक है। उसके मुताबिक फिर हम आपको बताते हैं कि जी ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, इसको कंट्रोल कर लें, बाकी चीज़ें अटमोस्ट लेवल पे खुद ब खुद चली ओके, दो सवाल। वो कौन से पत्थर हैं, पहला सवाल, कि जो न्यूट्रल हैं, जो हर कोई पहन सकता है, जिनसे फवाइद लोग उठा सकते हैं, एडवांटेज? देखिए, कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रिसालत माब ने एक पत्थर पहना है और 10 साल पहना है। तोप कापी म्यूज़ियम में जो रिसालत माब की अंगूठी है उसमें अकीक यमनी लगा हुआ है। अकीक यमनी ऐसा पत्थर है कि जो बहुत ही ज़्यादा रास आता है। 99.9% मेरे तजर्बे के मुताबिक वो आम लोगों को रास आ जाता है। ठीक है। अकीक यमनी बेसिकली एनहेंसेस योर पॉजिटिव एनर्जी, योर कनेक्टिविटी विद द गॉड, योर कनेक्टिविटी, योर स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो उसको जब वो एनहेंस करता है तो ऑटोमेटिकली आप अल्लाह की एनर्जी से जुड़ते हैं, आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये कोई भी अकीक पत्थर पहन सकता है? अकीक यमनी जो है स्पेशली वो रिसालत माब से चूंकि मंसूबा है वो हर एक को। और इसका रंग कौन सा बना एग्जैक्ट? उसके मुख्तलिफ कलर हैं, एक उसमें मैरून कलर होता है, एक ऑरेंजिश रेड होता है। अच्छा, ऑरेंजिश रेड। ऑरेंजिश रेड वाली जो अंगूठी अगर आप गूगल करें तो रिसालत माब की जो अंगूठी तोप कापी में पड़ी हुई है दैट इज ऑरेंजिश रेड। ओके। और उसमें एक और चीज़ है, जो रिसालत माब ने अंगूठी पहनी है ना, यमन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर भी बहुत बड़े थे और काम भी बहुत थे, और रिसालत माब को यमन से मोहब्बत भी बड़ी थी। आपको जब वो लाए ना पत्थर तो उन्होंने उसको स्क्वायर कट में काटा हुआ था। ठीक है। ना ओवल है ना सर्कल है, वो स्क्वायर कट में और डबल एज्ड है। और आज जब मैं इसको साइंस की ज़ुबान में देखता हूँ ना तो रिसालत माब तो इस पूरे सिस्टम से बहुत ऊपर हैं। उनको तो ना ये एनर्जी उनके पैरों की खाक जैसी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रिसालत माब ने जो काम किए हैं ना वो आने वाली नस्लों के लिए जो है ना वो रास्ता बना गए। आज हम सारी बातें सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जी जोहल आ गया, 60 आ गई, जैसे कि ये 2024 का अदद जो है ये 8 है और ये जोहल का साल है, इसलिए इसमें कन्फ्रंटेशन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जोहल और 60 या इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो जिससे बहुत डराया जाता है, कायनात में उसकी सबसे बड़ी दवाई वो अंगूठी है। ओके। अकीक यमनी स्क्वायर कट में 8 एज में, जोहल का नंबर 8 है। ओके। और इसको जब डबल एज में काटते हैं तो ऊपर से जो है वो स्लांटिंग होके वो 4 एज ऊपर 4 एज नीचे 8 बन जाता है। इससे बड़ी दवाई मैंने अपने 15-20 साल के कैरियर में देखी नहीं 60 की। ओके। और वो आम है, आम को सस्ता सा पत्थर है। दूसरा रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके तो जूती जैसा है, उनको नहीं ज़रूरत थी, लेकिन कुछ काम उन्होंने आने वाले लोगों के लिए ऐसे किए हैं। ठीक है। और उनको ये जो है ना उसके लिए बिल्कुल सही। अच्छा, कौन से ऐसे पत्थर हैं जिनसे वैसे ही आपको थोड़ा सा बचना चाहिए सादा ज़बान में, या दूर रहना चाहिए, जिनके मनफी असरात सबसे ज्यादा? जिनके मनफी असरात, क्योंकि वो हार्ड एनर्जीज होती है ना, जिस तरह आप कहते हैं कि जी बड़ी स्लाइट एनर्जीज होती हैं और कुछ बड़ी हार्ड एनर्जी, उनमें सबसे ज्यादा जो है दैट इज ब्लू सफायर। ओके। ब्लू सफायर जो है वो जैसे नीलम कहते हैं। ये उम्मे लैला के रंग जैसा है कपड़ों के? नहीं, ये डार्क है। अच्छा, वो लाइट होता है वो बिल्कुल ना इस तरह का, इस टिश्यू पेपर की तरह का, या बिल्कुल उसमें वाइटिश सा होता है। जैसे ये उसकी खास निशानियों में से एक निशानी है कि उसे पानी में रख देना वो नजर नहीं आता। ओके। वो बड़े गौर से देखना पड़ता है, हालांकि वो ब्लू होता है। ठीक है। लेकिन जब उसको पानी में रखते हैं तो बिल्कुल पानी के जैसे कलर का हो जाता है। ठीक है। वो ब्लू सफायर वो जो है वो अगर आप उसको पहनते हैं तो वो आपकी एनर्जी, बेसिकली मैंने वही बताया ना कि आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करेगा, आपकी वो चीज़ों को स्पार्क दे देगा, एनर्जी बूस्ट कर देगा, वो सोचने समझने की सलाहियत ख़राब हो जाएगी, आप गलत फैसले करेंगे, गिर जाएंगे। पत्थर ने नहीं गिराना। बिल्कुल सही, वो तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि उसने नहीं गिराना। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि जी आपने ये कर लें, या पौधा लगा लें, या जानवर को पेट रख लें, तो ये पौधे और जानवरों की एनर्जी भी आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से, जैसे हम आपको कहते हैं कि जी रात आपको अगर आपकी रात की एनर्जी ज़्यादा है तो वो पौधे जो रात को खुशबू देते हैं, मोतिया चंबेली वगैरह, वो अपनी विसिनिटी में लगा लें तो आपकी सोचें, विजन, आपका थिंकिंग प्रोसेस वो एनहेंस हो जाएगा। इसी तरह बाद औक़ात आपकी नेगेटिव एनर्जी को जादू टूना इस किस्म का होता है तो हम ये भी कहते हैं कि यार टेबल पे छोटा सा कोई कैक्टस रख लें। ऐसा ही है। कैक्टस क्या करेगा? कैक्टस इटसेल्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आपकी तरफ आने वाली नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, आपकी तरफ जो है वो जो उसका दबाव कम हो जाएगा और चीजें ठीक हो। बिल्कुल सही। उम्मे लैला, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, आप उनको नहीं भी जानते हैं लेकिन आपको वो अच्छे लगते हैं।
यानी अपने अपने से लगते हैं, अजनबी भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको कुछ नहीं भी कहा होता, लेकिन उनका नेगेटिव एक ऑरा होता है अनफॉर्चुनेटली, कि आपको वो आप कहते हो कि नहीं इनसे बात नहीं करनी। आपने कभी फील किया है सर? जी, इसमें यूँ होता है कि आपकी उनके साथ वाइब्स मैच कर जाती हैं। और एक जो दूसरा पहलू है वो होता है कि एसोसिएशन का, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो मैं उसका जिक्र करूंगी कि कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं या बात करने का अंदाज होता है जो कि किसी और पर्सनालिटी से मैच कर रहा होता है, फिर हम उससे उसको रिलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं या बहुत बुरे लगते हैं, इस बात के बावजूद कि हम उनको नहीं जानते। बिल्कुल से। आपको लोग पसंद ज़्यादा करते हैं क्या? आप तो हो ही, मुझे तो पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ। नहीं, लेकिन जब आप म्यूजिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी तब कोई चेंज आया कि नहीं? तब बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे अंदर, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। उससे पहले मुझे गुस्सा बड़ा आता था, उससे पहले मैं हर बात पे ना लड़ती बहुत थी। ठीक है। ये गलत है तो ये क्यों हो रहा है। और मगर उसके बाद जब मेरे पास चार्ज आया तो मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस बहुत आ गई। मैं चीज़ों को समझने बहुत लग पड़ी कि किसी तरह से एडजस्ट कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता। बिल्कुल। एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक, जब आप देखती हो माजी में कि जो गुस्सा और जज्बाती आप होना, इमोशनल हो जाना, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है? उसका कोई फ़ायदे भी हैं। अच्छा, क्या फ़ायदे हैं ये बताओ? फ़ायदे ये हैं कि जब लोगों को पता हो ना कि ये तो लड़ पड़ेगी, तो वो कोई गलत काम करते नहीं है। ठीक है। वो आपको कुछ कहते नहीं है। जब लोगों को पता हो ना कि इसने बर्दाश्त कर लेना है या इसने में कुछ कहना नहीं, तो वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, ओके। आपको लगता है फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, लेकिन अपने हक के लिए सही अंदाज से खड़े होना, आई थिंक ये सही है, बजाय इसके कि हर बात के ऊपर आप जज्बाती होके तो लड़ना शुरू हो जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप जज्बाती हो भी रहे हैं तो आप किस तरह से जज्बाती हो रहे हैं और किस सिचुएशन में हो रहे हैं, किस हालात में हो रहे हैं। अगर सही तरीके से कोई भी चीज़ की जाए, गुस्सा भी अगर सही तरीके से किया जाए, सही वक्त या सही सिचुएशन में किया जाए, तो उसका भी फ़ायदा ही होता है। आप तो परफॉर्म करती हो कॉन्सर्ट्स वगैरह में, तो कितनी टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। ऑडियंस अगर ना आपके गाने को उस तरह इंजॉय कर रही हो, भाई ऑडियंस की मर्जी है, नहीं उस तरीके से अगर इधर उधर देख रही है तो फिर क्या होता है? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कभी नहीं हुआ। होना नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे सिंगर्स के साथ होता है अक्सर। वो यूँ होता है कि जब आप ऑडियंस के मिजाज के मुताबिक ना गा रहे हो ना, तो फिर ऐसे होता है। क्योंकि अगर आपके सामने यंगस्टर्स बैठे हैं तो फिर आपको उनके मिजाज के मुताबिक गाना चाहिए। अगर आपके सामने सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं तो फिर आपको वैसे गाना चाहिए। मतलब कि जिस एज ग्रुप के या जिस मिजाज के या जिस कैटेगरी के लोग बैठे हैं, अगर आप उनके मिजाज को समझ के, उनकी पसंद को समझ के परफॉर्म करें तो आपको डेफिनेटली उसका रिस्पांस मिलता है। जैसे आपसे मैं इवेंट्स अगर जब मैं होस्ट करती हूँ ना, तो ऑडियंस बहुत सारी होती है, आप परेशान होते हैं, मैं होती हूँ। मैं तो ये शो करने से पहले कंफ्यूज हुई होती है, और रहना चाहिए कंफ्यूज आपको। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप फिर लर्निंग कहाँ से होगी? सीखने का तो सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए। तो जो ऑडियंस में मेरी बात में हाँ मिला रहा होता है ना, या मिला रही होती है, खातून हो या मर्द हो, फिर मेरी तवज्जो उधर होती है। आपको ना फिर उस रिस्पॉन्स से वो ढारस मिलती है। तो मैंने हमेशा ये सपोर्ट, या फिर और कुछ नहीं तो मैं दीवार की तरफ देखना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, ये जो ऑरा है ना, ये ऑरा सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज़ द बेसिक थिंग। बिल्कुल सही। और जब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये इंसान के अंदर जो है ना, अल्लाह ने बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के भेजा, बहुत खूबसूरत और बहुत कॉम्प्लेक्स। आपका ऑरा बेसिकली आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस है। हाँ, ठीक है। इसमें दो मेजर फंक्शंस हैं। वन, कि एक जिस तरह इम्यूनिटी ठीक हो और आपको बीमारी नहीं होती ना, इसी तरह इंसान का अगर ऑरा इंटैक्ट है ना, उसको नज़र नहीं होगी, उसको जादू नहीं होगा, उसको टूना नहीं होगा, उसके ऊपर उसको एक नेचुरल सिक्योरिटी अल्लाह ने लगा के भेजी है। जब वो ऑरा जो है उसकी वॉल ब्रेक होती है तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी हिट करती है। बिल्कुल सही। अब ऑरा जो है वो इंसान का, वो डिपेंड करता है इंसान की कनेक्टिविटी से। सही। इंसान के अंदर चूंकि जो रूह है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ गॉड। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा फनफ़ख़्तु फ़ीही रूही, हमने अपनी रूह इंसान में डाली। तो जो अपनी रूह, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो दैट इज़ द एसेंस, वो आपकी बॉडी के अंदर झलकता है, वो आपकी बॉडी के अंदर। तो वो जब किसी से इंटरेक्ट करता है तो फिर आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ये बहुत कोई करीब है, जैसे माइंड अलाइक कहते हैं नेचुरल जो है अपनी जो न्यूट्रल लैंग्वेज में। और दूसरा फिर बाद औक़ात जो है आपका ऑरा किसी से कंट्राडिक्ट कर रहा होता है, तो फिर आपको मतलब उसको जो है वो कुछ करें या ना करें, लेकिन वो आपको उलझन होनी शुरू हो जाती है। यानी दो बंदे एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात आपके दिल में उतर रही है, और एक ही बात बस आपके ऊपर से गुजर रही। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज। जब आप एनर्जीज को पढ़ते हैं ना, तो आप पूरी कायनात में है ही एनर्जी। बिल्कुल सही।
पूरी कायनात में मतलब आवाज़ की लहरें, ये एनर्जी है। म्यूज़िक बेसिकली सिंक्रोनाइज एनर्जी होती है, इसलिए अच्छी लगती है। ऐसा ही है। रूह के ऊपर उतरती क्यों है कि ये आपके न्यूरॉन्स के साथ अट्रैक्ट करती है और फिर ये न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के एक एक जो है वो पोर में उसकी एनर्जी को दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये समझ रही हूँ ख़वातीन आज़ाद कि ये सेगमेंट वक्त चूँकि कम है, लाइव शो है, ये सेगमेंट कुछ अधूरा सा है सर, इस वादे के साथ कि आप दोबारा तशरीफ़ ज़रूर लाइएगा ताकि इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेके आइए। अच्छा सोचें लोगों के बारे में। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली अच्छा और पॉजिटिव होगा और लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये मेरी एक छोटी सी टिप है, आजमाई हुई भी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मे लैला, समझ तो आप गई होंगी, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। चांदनी रातें
जी ख़वातीनो साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर। तो मैं ना घबरा सी जाती मेरी तरफ, आप उधर इधर देखें ना, आपका भी तारुफ भी नहीं मैंने देख रही थी कि आज मेरी अस्सलाम वालेकुम पहले अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जीती रही है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है और ये जो कपड़े के फ्लोरल है ना डिजाइन, ये तो उठ के आया। ये अनम का कमाल है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है स्टाइलिंग। नहीं, पहनने वाला का भी होता है और जाहिर है सजेस्ट करने वाले का भी होता है, बनाने वाले का। थैंक यू सो मच, आप हमेशा ही मेरी तारीफ कर रही होती है तो मुझे मैं सच्ची वाली करती हूँ। उम्मे लैला मौजूद है, इनकी हाँ बारे में क्या कितनी अच्छी आवाज है ना। और सबसे ज्यादा सुर पे अबूर हासिल करना बड़ा मुश्किल है। ट्रू। सुर के कई लोग ना नीचे नीचे गा रहे होते हैं, ऐसा ही सुर के ऊपर जाके गाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही हमने अभी ज्यादा नहीं करना, फिर नजर लग जाती है। कई दफा ऐसा हुआ माशाल्लाह, जब मैं तारीफ ज्यादा करूँ ना उस सिंगर को नजर लग जाती है, इसलिए अभी मैंने कोई तारीफ ज्यादा नहीं करनी। अच्छा जी, शेफ माजिबीन की भी हम तरफ थोड़ी देर में बढ़ेंगे। और बहुत जो उम्दा बात, ये इतनी खामोशी से ये खाना पका के प्रेजेंट भी कर देती हैं कि इसके लिए तो क्लैप हर दफा, हर मर्तबा मैं प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी मैं जो है को तारीफ दे करती हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक ऐसा टॉपिक, तमाम टॉपिक्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है ख़वातीनो ज़ात की डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के बिलखसूस सेगमेंट में वो तमाम टॉपिक्स जिनकी आप रिक्वेस्ट करते हैं हमें ईमेल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, या जितने भी लोग मेरे से मुलाकात उनकी होती है बाहर भी स्टूडियो से, तो जो भी वो टॉपिक्स होते हैं फिर मैं डॉक्टर साहिबा तक पहुँचा देती हूँ। डॉक्टर साहिबा, हम लोग जो हैं खाली पेट हम हर चीज़ खाने की कोशिश में होते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि फ्रिज खोला, अब खाली पेट सुबह उठे हैं फॉर एग्जांपल, तो समझ नहीं आ रही, भूख लग रही है, भाई शुगर लेवल डाउन है, तो मैंने चॉकलेट पकड़ के खा लिया ना, आई डू दैट, और मुझे पता है कि ये वो गलत है, लेकिन उसके बाद जो सेहत के हालात होते हैं, तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि खाली पेट कौन से ऐसे खाने हैं जो नहीं खाने चाहिए हमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट का नाम दिया गया, यानी कि एक रात का आपने रोज़ा रखा हुआ है जो कि सुबह आपने ब्रेक करना। ठीक है। तो ये फास्टिंग को ब्रेक करने में सबसे पहली चीज़ होती है कि जो सियाणे ने ना, सियाणे वो कहते हैं प्रोटीन के साथ ब्रेक किया करें। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, आपको एकदम से वो भारी फीलिंग भी नहीं देती और जल्दी से जज्ब भी हो जाती है, हजम हो जाती है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो कि नहीं खानी, निहार मुँह जिसको कहा जाता है, उसमें ये है कि लोग अक्सर उठते कॉफ़ी पीते हैं, हाँ, चाय पीते हैं, और जिन लोगों को आजकल वेट कम करने की पड़ी हुई है वो ग्रेप फ्रूट जूस या ऑरेंज जूस निकाल के पी रहे होते हैं। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि, या कई लोग फिजी ड्रिंक भी पी रहे होते हैं, कैन यू बिलीव इट, उन्होंने सराहने रखी होती है और उठते ही पीते हैं। ऐसा ही है। तो ये चीजें और फ्रूट जूसेस जो डिब्बे के हैं और इवन फ्रेश फ्रूट जूस सुबह आपने फौरी तौर पे पहली चीज नहीं पीनी। ठीक है, ठीक है। ये आपके एसिडिटी के लेवल्स को, रात को जो तेजाब जमा हुआ है वो सारा आप उसको डबल करके कर रहे हैं, और उसके बाद आपको गैस्ट्राइटिस होएगा, ब्लोटिंग होएगी और अफारपन शुरू हो जाएगा, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी। फ़ौरन से ठंडी खाएंगे ना तो मैदा एक शॉक में चला जाता है, या और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। सो ड्रिंक समथिंग जो कि आपके स्टमक फ्रेंडली हो, सब उस आपके टेम्परेचर जो स्टमक का है उसके साथ फ्रेंडली हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अक्सर लोग जो होते हैं वो जनाब पैनकेक्स, मफिन्स, केक खा रहे हैं, वो तो ब्रेकफास्ट ही हुआ है एक किस्म का। तो मीठी चीजें उठते ही नहीं खानी। बिल्कुल ठीक है। अपनी बॉडी को जब आपने फास्ट को ब्रेक करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आपने मीठी चीजें खाएंगे तो एकदम शुगर स्पाइक आएगी और साथ ही इंसुलिन साहिबा टुंग टुंग करती निकल आएंगी। ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं, ये तमाम लोग जो हेल्दी खाना चाहते हैं उनके लिए। ओके। अच्छा, अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें बेहतरीन होल व्हीट ब्रेड है, नट्स वाली वो है, नट्स और सीड्स वाली ब्रेड है। इसके अलावा रोटी कई लोग खाते हैं घर के कनक की, ऐसा ही है। इवन दैट इज ओके। ठीक है। और जो चीज़ें नहीं खानी उसमें अक्सर लोग ऑयली फूड्स खाना शुरू हो जाते हैं, तो जो हमने सिरिपाए और पराठे और अंडे ये सारे उस दिन के लिए रखें जो कि आपकी छुट्टी का दिन, हफ्ते में एक दिन रखें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका मैदा बिल्कुल ही सोने के लिए चला जाता है, सारा खून, उसको हम स्टील इफेक्ट बोलते हैं, सारा खून आपके मैदे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो जाहिर है दिमाग में क्या जाना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी उबला हुआ अंडा अगर उठते साथ, जिस तरह हम बचपन में स्कूल, मुझे याद है हम जब जा रहे होते थे तो अम्मी उबला हुआ अंडा दे देती थी कि भाई वो खा लो। हाँ। अब यानी अगर प्रोटीन्स की बात करें तो अंडा, फ्राई अंडा या उबला हुआ अंडा या ऑमलेट खा सकते हैं। अब हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं जो कि आपने खानी है।
सुबह के वक्त। ओके। उसमें जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा कि अंडा किसी भी फॉर्म में लें, लेकिन अगेन फ्राई हो तो उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई ना ठीक करें। है। और अगर ऑयल आपने यूज़ करना है तो नॉन स्टिक में ऑलिव ऑयल यूज़ करें या सरसों का तेल यूज़ करें। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है और इतना भारी भी नहीं होता। कई लोग कोकोनट ऑयल भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं। वो इवन आजकल रिसर्च हो रही है कि थायराइड के जो प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का स्लो होना, उसमें कोकोनट ऑयल का काफ़ी वो एक अच्छा अमल देखा गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अंडे के अलावा अक्सर लोग जो हैं वो आलू का भी इस्तेमाल करते हैं, मैश्ड पोटैटोज। तो वो आप बिल्कुल थोड़ी खाएं लेकिन अंडे के साथ मिला के खाएं। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा मैंने बाकी सारी चीज़ें, पपाया ओके। यानी कि पपीता ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जी आपके जो तमाम तेजाबियत, आपके मैदे को जल्दी से जल्दी चलाना और ताकि आप बाथरूम भी जा सकें जल्दी, पपाया उसमें बेहतरीन अमल का वो करता है। और उसमें अगर सीड्स छोटे हों तो आप उनको भी खा सकते हैं। पपाया सीड्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा थेरेपी वर्क्स उसमें आ रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, पपाया पेट के कीड़े भी निकाल देता है। हाँ, पपाया सीड्स। पपाया सीड्स जो है पपीते के, वो तो बड़े अच्छा ओके, उसको खाया जा उनको आप खा सकते हैं और उनको आप सुखा के अगर बच्चों को दें तो उनके डीवर्मिंग हो जाएगी, यानी कि पेट में से कीड़े निकल जाएंगे। अगर आप इस चीज़ का सोच रहे हैं कि आपने एक ऑर्गेनिक तरीके से डीवर्म करना है, ठीक हो गया। जैसे खरबूजे के जो हैं बीज, सीड्स होते हैं, वो भी चारों मगज, वो भी बिल्कुल चारों मगज के अंदर आते हैं। कद्दू के बीज आते हैं। अच्छा, एक गर्मियां जब आती हैं तो उसमें अगर आप जौ का पानी लें, रात को जौ, ये सुन्नत नबवी में भी है कि आप जौ को रात को भिगो दें और सुबह के वक्त पानी में, और पानी वो पी लें। ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड। वो अगर आप मिट्टी के कटोरे में करें तो वो बेहतरीन उसका हो जाता है। इसी तरह भिगोने की, ब्रेकफास्ट की तैयारी हमें एक रात पहले भी करनी चाहिए। दिस इज अ मील जो कि कहते हैं किंग्स की तरह खाओ। तो अगर आप किंग्स की तरह कोई चीज़ प्लान करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, सारा दिन आपके इंजन को चलाता रहे बगैर वो क्या कचरा आए, तो देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है। रात को अगर आप मेथी दाना भिगो दें, उसका पानी पिएं, दैट इज़ वेरी गुड। जो लोग वेट लॉस कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। फिर आपने सुना होगा कि हनी और वाटर, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, बच्चों में आप हनी और वाटर सुबह दें, हल्का कोसा, ठीक है, और वो दें ताकि वो बच्चों की जो है और आपकी अपनी भी ना तमाम जो है जो स्पैज़म में आई होती है इंटेस्टाइन्स, या जो आप सो के उठे होते हैं, वो सारी गिलाजत आगे को निकल जाती है बजाय के आपके खाने के साथ मिलती रहे। उसके अलावा देसी दलिया, जो जौ का दलिया है, वो ज़रूर आप बना के खाएं। इसमें जब हम ना खाने की बात करें तो कहते हैं कि जो इंस्टेंट ओट मील है ना, जो फौरी तौर पे बनने वाला है, वो प्लीज़ ना रखें, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। देसी चीज़ों की तरफ आएँ जिनमें फाइबर ज़्यादा हो। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप फल खाएं, लेकिन फल में आपने सुबह के वक्त किन्नू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट और जो कीवी फ्रूट है वो नहीं खाना। अच्छा। ग्रेप्स भी आप कम खाएं। जब आप थोड़ा सा ब्रेड खा लें या अंडा खा लें उसके साथ खा लें, ठीक है, लेकिन पहले उसको फ्रंट लाइन में नहीं रखना, वो फिर एसिडिटी लेवल अप हो जाएगा, एसिडिटी करेगा। अच्छा, अगर मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, सेब हो गया, सीजनल फल हो गए, उनका फ्रूट प्लेटर जैसे आप कह रही हैं बना लिया, दैट्स परफेक्ट। वो आई थिंक बेस्ट होगा। पहले अंडा टोस्ट खा लें, या कोई टोस्ट खा लें, एक दफा एसिडिटी लेवल आउट हो जाए, उसके बाद देन हैव योर फ्रूट। बिल्कुल से। और आप देसी ओटमील की जैसे हम बात करें, अगर आप मार्केट्स में जाएं तो वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप देसी अगर लेंगे तो दैट्स वो तो बिल्कुल बड़ा कम प्राइस पे। हाँ, आप सही कह रहे हो। और सुंदर अक्सर हमारे गाँव वगैरह में तो ये बनाते भी गुड़ डाल के, तो गुड़ की तो आपको पता है वैसे भी लिवर को एक मुक्का मार चलाने की सलाहियत है। इवन जो बड़े बूढ़े थे वो कहा करते थे कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि वो आपके जो है एंजाइमेटिक जूसेस उनको निकालता है और उससे वो जल्दी हजम हो जाता है। वो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं क्यों किसी और को कहूँ, हम ग्लैमरस खाने की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। वो देखने में जो, क्यों उमें लैला ऐसी बात है ना, जो नॉन ग्लैमरस देखने में हमें चीज़ें लगती हैं, वही तो असल है जो आपकी सेहत के ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब करेंगे। सो ट्रू। और इवन वेजिटेबल जूसेस भी ले सकते हैं। मसलन जो डायबिटिक्स हैं वो करेले का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे आपको कि जो मैंने पहले भी बताया था कि जो वेजिटेबल जूसेस हैं वो चमचों के लिहाज से पी जाते हैं, मतलब 2 चमचे 3, लेकिन जो फ्रूट जूसेस हैं उनके आप भर भर के वो ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो। पता चले वेजिटेबल जूस पूरा जग पी रहे हो। करेले का जूस, डॉक्टर फरजीन ने क्या कर दिया है कि हाँ नहीं, इस तरह नहीं करना, इतना जज्बाती हो कि उम्मीद है आप अपना नाश्ता क्या करती हो, सच बताओ। मैंने तो बता दिया भाई। मैं ज्यादातर दही जो होता है, योगर्ट जो होता है वो, या चाय, अच्छा ओके, या साथ अंडा बॉईल। अच्छा, आप जो लेते हो योगर्ट वो फ्लेवर्ड योगर्ट तो नहीं होता ना, नॉर्मल घर का बना हुआ योगर्ट होता है? नहीं, घर का भी नहीं होता। हाँ, दूसरा घर का बनाओगे ना
अच्छी आपने बच्ची कहा है, था सच सच बोलना, बोलना है। सच बोलना है। तो घर का बने हुए दही के अंदर ना प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी होती हैं और वो आपके जर्म्स, जो पेट के अच्छे जर्म्स हैं, उनको कह देती हैं कि चलो भाई मुकाबला करो इस बीमारी से। सो हैव दैट सॉर्ट ऑफ दही। बिल्कुल सही। लेकिन दही भी डॉक्टर साहबा इज वेरी गुड। अगर खुला दही आप लेते हैं, जैसे हम सहरी रमजान में पिछले साल हम बात यही कर रहे थे, आपने अपने सेगमेंट में ये बताया था, खुला दही अगर इस्तेमाल किया जाए जब हम सहरी कर रहे होते हैं, वो भी तो आप समझे पूरे दिन का आगाज एक किस्म का नाश्ता ही होता है ना। सुंदर, उसमें ये देखना होता है कि दही ज्यादा खट्टा और एसिडिक ना हो गया हो, क्योंकि 2-3 दिन अगर दही पड़ा रहे ना तो उसका थोड़ा एसिड, आपको नोट किया होगा कि थोड़ा उसका तेज सा जायका हो जाता है, अजीब खट्टा खट्टापन आ जाता है। खट्टा खट्टा जायका जिससे हम बाद में कड़ी बनाते हैं, वो जायका, वो जो है ना, वो फौरी ना लें, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके पेट में जाके प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, उसका भी तरीका है कि अगर दही खट्टी हो गई, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप चिया सीड्स मिला दें या इसबगोल का छिलका, ठीक है, वो फूल जाए तो आप वो खा लें, ताकि उसकी वो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइन हो जाए। बिल्कुल सही। माजिबिन, बड़े लोग हफ्ता हफ्ता भी खुला दही खरीद के ना फ्रिज में रख लेते कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब सालन स्टोर कर सकते हैं तो दही को क्यों नहीं। आपके ख्याल में बीइंग एन एक्सपर्ट कितने दिन रखना चाहिए खुले दही को फ्रिज में? 2 से 3 दिन। हाँ, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये है कि मैंने देखा कुछ लोगों को उसकी लस्सी भी बना रहे थे, वो अजीब सी बदबू सी आ रही है, वो टेस्ट ही नहीं होता। हाँ, बहुत खट्टा हो जाता है वो। और दूसरी बात है कि आप घर में जमाएं, जैसे वो डॉक्टर फरजीन ने बताया, वो सबसे बेस्ट है। हाँ। अच्छा, वैसे बड़ी जल्दी घर में जम जाता है। ऐसा ही अक्सर लोग पता है साइंसी कौन सा तजुर्बा करना है, रॉकेट भेजना है सियारे पे, लेकिन दही बड़ी जल्दी जमता है। और दही की आप जाग लें 2 चमचियाँ, उसके अंदर आप थोड़ा सा कोसा दूध डालें और 3-4 घंटे में आपका दही तैयार, बड़ा मीठा और मज़े का। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें कि अगर दही में शक्कर डाल के आप खाएं उसको, वो कितना मजे का हो जाएगा। फ्लेवर्ड हम कहते हैं, उसी में फल काट लें, हाँ, तो वो नेचुरल बन गया। लेकिन सुंदर, जो है ना फ्लेवर्ड में और इसमें फर्क है, वो जो बाजार से मिलता है ना, दैट हैज अ लॉट ऑफ शुगर इन इट। हाँ, वो तो बहुत। लेकिन अगर आप अपनी फ्रूट की डालना ही चाह रहे हैं कोई, तो फिर जो है फ्रेश फ्रूट डालें। नहीं, फ्रेश फ्रूट, जैसे खुले दही में आपने सेब फ्रेश काटा, आपने और क्या चाहिए आपको, कोई भी और ऐसा एप्रिकॉट की, इसको क्या कहते हैं, आड़ू आपने काट लिया, आड़ू, पीचेस, सब चीजें आपने डाला, उसके ऊपर अखरोट डाला, उसके ऊपर चिया सीड्स जो हैं वो थोड़े से क्रश करके ग्राइंड करके आपने डाल लिए। सुबह के वक्त आप स्मूदीज बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, कितने मजे की होती है। कुछ लोग अनार डालते हैं उसमें खुले दही में, बहुत मजे का लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि अक्सर लोग ये डायबिटीज़ का जो शिकार होते हैं, वो ये करते हैं कि सुबह उठ के ना रोटी खाना शुरू हो जाते हैं मैदे से बनी हुई। सो इन लोगों के लिए अगर वो रोटी ना छोड़ सकें तो उनके लिए आधा जौ का आटा और आधा जो है वो चक्की का पिसा हुआ होल व्हीट आटा मिक्स करके अगर रोटी खाएं तो उनकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। और प्लीज़ उस पर घी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, उसको आप अंडे के साथ खाएं या आप उसको घर का थोड़ा सालन है या दही के साथ वो खाएं, लेकिन प्लीज़ ऑयली चीज़ें और मिर्चों वाली चीज़ें ना यूज़ करें। बिल्कुल सही। और ऑयली चीज़ें और मिर्चों वाली चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं होती हैं, उससे आपको एसिडिटी हो जाती है नॉर्मल हालात में भी। तो अपने मैदे पे जो है ज़रा रहम करें, सादा ज़बान में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे है, इससे डायबिटिक्स का जो एकदम शुगर स्पाइक आता है वो बहुत हद तक लेवल्ड रहेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ उम्मे लैला मौजूद हैं। उम्मे लैला अब जो पेश करने वाली हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम। आपको मालूम है मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है लाहौर में, और आप भी जा सकते हैं। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल फैज़ फेस्टिवल के मुख्तलिफ सेशन साथ ही साथ हो रहे हैं। उम्दा बात यह है कि एक टाइम पे एक सेशन नहीं, बेशुमार सेशंस हो रहे होते हैं। तो फैज़ साहब को भी याद करते हुए आज उनका एक कलाम उम्मे लैला पेश करेंगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
तारीख बहिमाना तले अनगिनत। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। हमारे साथ उम्मे लैला मौजूद हैं और हमारे साथ शेफ़ माजबीन भी मौजूद है, उनकी तरफ भी बिल्कुल हम बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में ब्रेक के बाद ज्वाइन हमें किया है एक ऐसे नौजवान ने। और अगेन मैं आपको मेरी जो जोश है या एनर्जी है, जब कोई यंगस्टर हमारे प्रोग्राम में आता है, चाहे कोई बच्चा हो या बच्ची हो, जो खुद मुख्तार हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ करना चाह रहे हैं अपने माशरे के लिए, तो मैं आई टेक सो मच प्राइड और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। और मेरी जो एनर्जी होती है ना और मेरा जोश और जज्बा वो यहाँ पे होता है। अगर इतना है मेरी एनर्जी आम तौर पे तो मेरी फिर इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है 50% से ज़ायद आबादी हमारी नौजवान नस्ल पे मुश्तमिल है। और यही नौजवान नस्ल अगर पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करे और कुछ करना चाहे नया, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत मौजूद है काइम अब्बास, ही इज़ नाउ मल्टी टैलेंटेड। एक तो MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आके ही अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। सेकंड ईयर में ये मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ जो उम्दा काम ये कर रहे हैं कि ये तो खुद एक हैं फाइटर, लेकिन फाउंडर हैं, को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट फाइट लीग। और ये लीग जो है फाइट लीग, ये इवेंट्स पाकिस्तान में कितने करवा चुका है, इसका मकसद क्या है, किस तरीके से बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज कराया जा सकता है, जोश और जज्बे को राह रास्त पे लाया जा सकता है, तमाम बातें जानेंगे। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई होप आई हैव डन जस्टिस। मुझे लगता है कोई कमी रही है थोड़ी। नहीं कोई कमी नहीं। Are you sure? It's more than enough. You're being humble, हाँ? No, not at all. आपकी अचीवमेंट्स पे एक नजर डालते हैं जी। जी। ख़वातीन और हज़रात, आपने ये देख तो लिया, अगर कोई काम हो आपसे करवाया जा सकता है, किसी को डांट पड़वानी हो, किसी को डराना हो। नॉट उस डोमेन के अंदर। अच्छा, उस डोमेन में नहीं। अच्छा, रस्मन भी नहीं कहा बच्चे ने कि चलो कोई मेरी हेल्प कर दे। अच्छा, MMA नाउ, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इसका जो रुझान जो है पूरी दुनिया में वक्त के साथ साथ अवेयरनेस बहुत सारी आ रही है। एग्जैक्टली, आई थिंक पिछले 4-5 इयर्स के अंदर एकदम से बम्प क्या कहते हैं, एकदम से इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। पहले तो बॉक्सिंग होती थी पिछले 20-30 इयर्स तक, माइक टाइसन वगैरह का ज़माना है, बट अब MMA आ गया, विच इज़ UFC। तो मी एंड माई फ्रेंड, हम तकरीबन 6 साल पहले हमें भी शौक पड़ा था देख के, वी गॉट इंस्पायर्ड और हम पार्क्स में फाइट्स कराने लग गए थे। अच्छा। बट विच वाज वेरी नॉट स्मार्ट एट दैट टाइम, लाइक हम स्कूल में पढ़ रहे थे, बट इट वाज जस्ट एक दोस्तों के बीच के अंदर एक जो शुगल कहते हैं वो था। फिर वी गॉट कॉन्ट्रैक्टेड बाय पाकिस्तान's biggest training facility, जो who is founded by the president of Pak MMA, Umar Ahmed. ठीक है। He's also doing many things on the side. उन्होंने हमें बुलाया, he mentored us के आपने इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है। हम इसका नैरेटिव चेंज कर देते हैं पूरे इस फाइट लीग, और उसको हम बना देते हैं कि बच्चों को हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम बैड थिंग्स इन लाइफ। ओके, दैट इज वेरी गुड कि यानी बच्चों को कैसे दूर रखा जा सकता है बुरी चीजों से। जी। बिल्कुल। इस अब आपका जो ये जो आपने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फाइटिंग लीग बनाई है, इसमें कैसे क्वालिफाई लड़के करते हैं? इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि हमारा सबसे पहले अगर इफ यू वांट टू मेक समथिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान, व्हिच इज ब्रेव जिम एट पैकेजेस। आप यू कैन कम देयर और आप बोल सकते हो मैंने रियल वर्ल्ड के अंदर जाना है या मैंने ब्रेव जिम के अंदर आना है। वहाँ से लोग ट्रेनिंग शुरू कराते हैं। एक और भी फिर वहाँ प्रोग्राम होता है, व्हिच इज एक्चुअली स्टार्टिंग मंडे कल, इट्स नोन एज द वॉर रूम। वॉर रूम के इसके अंदर आपके 8 हमने रूल्स फॉलो करने हैं।
नो लेजीनेस, नो एंटाइटलमेंट के आजकल क्या बच्चे देखते हैं कि उनके ना बहुत एंटाइटलमेंट होती है कि लाइक कि they're not very self accountable in a way. उसके अलावा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जो एनर्जी दुनिया में थ्रू आउट करते हैं वो तो तबाह हो गए ना, नेगेटिव आप हो, मन की सोच। बिल्कुल सही। You get the same energy जो आप रेसिप्रोकेट करते हैं। जो हम प्रोग्राम के आगाज में जाफरी साहब से डिस्कस कर रहे थे, नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स। अच्छा ठीक है जी। द थर्ड थिंग इज बेसिकली कि आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली टफ करना है। अब वो किस तरह आएगा कि हम इनको एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर भेजेंगे, इंस्पायर्ड बाय एक डेविड गॉगिन्स, एक बहुत बड़ी एनॉमली है उनके थ्रू। और उसके बाद whoever completes it उनके पास 6 strikes होंगी। अगर उन्होंने रूल्स डिसोबे किए तो they will be kicked out regardless उन्होंने पेमेंट किया, उनको हम बोलेंगे you can take your payment back, क्योंकि we're only building champions जो पाकिस्तान का नाम और eventually जो भी उन्होंने लाइफ में करना है उसको जाके फुलफिल करेंगे। बिल्कुल सही। हम आम जिंदगी में देखते हैं पाकिस्तान के जो पहलवान है और पहलवानी का शोबा है पूरी दुनिया में, बिलखसूस एशिया में हम बात करें, बड़े सगीर में बात करें, फिर पूरी दुनिया में बड़ा नाम रोशन किया हमारे पहलवानों ने, गुजरांवाला के बिलखसूस। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा क्योंकि उधर ट्रेनिंग और सारा कुछ। लेकिन आम जिंदगी में जो सारी एग्रेसिवनेस उनकी मैदान में होती थी, आम जिंदगी में वो उतने कूल माइंडेड होते थे। एमएमए में भी इसी तरह ही होता है कि जो आप रिंग में होते हो, जो एग्रेसिवनेस होती है, फिर आम जिंदगी में उतने कूल एंड काम हो। क्योंकि मसला है कि जो हम तो फाइट देखते हैं रिंग के अंदर, दैट्स ओनली 1% ऑफ इट। जो बाकी 99% है कि हर रोज आप मैट्स पे जा रहे हो, आप हम्बल हो रहे हो फिजिकली, के हर रोज जब आप फिजिकली हम्बल होते हो ना तो इवेंचुअली आप इतना आपका कंट्रोल आ जाता है, आपका टेम्पर आपके अंदर के then you don't make dumb mistakes in life basically. And what happens, एक और भी बात है जो आपने पहलवान मेंशन किए थे, बट हमारी जो डोमेन है, हमारा नीश थोड़ा कोई और है। ठीक है, आपका तो दूसरा है, बिल्कुल सही। So what हमारा मेन पर्पस है, तो एमएमए जिस तरह फाइटर बनना है, हमारा मेन पर्पस है कि तो जो हमारी नई न्यू जनरेशन आ रही है, इन माय ओपिनियन बहुत सॉफ्ट है। हाँ। आई फील लाइक देर नॉट लीडर्स एंड दे, जो अगर हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने, कम्पीट करना है विद अदर कंट्रीज जो आ रही हैं, यू नीड टू बी मेंटली टफ, अकाउंटेबल, और वही जो हम क्वालिटीज उनमें डाल रहे हैं। जैसा भी मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, जो हमारा चैंपियन है उसका नाम समीर महमूद है, ही इज फ्रॉम किंग एडवर्ड, वो डॉक्टर बन रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देयर इज लाइक मेनी पीपल जो हमारे एज के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर लाइक डूइंग सो मेनी थिंग्स। और सबसे अच्छी बात ये, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि देखो आप लोग डॉक्टर्स भी हो, बन रहे हो डॉक्टर्स। अब किंग एडवर्ड का तो मेरिट पूरी पाकिस्तान में टॉप पे होता है। आप तो 0.001% के मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं। ख्वाहिश होती है लड़के लड़कियों की, कि मेडिकल स्टूडेंट्स की, कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। और आप भी, यानी आप प्रोफेशनली भी इक्विप हो रहे हो, पढ़ाई के मामले में भी हो रहे हो, और साथ ही साथ इस तरह कितना हेल्प आउट करता है आपका गुस्सा, कैथारसिस कितना हो जाता है? आई गेस अगर एमएमए ना होती तो आई वुडंट बी डूइंग 1/10 ऑफ द थिंग्स आई एम डूइंग, एंड सेम गोज फॉर एवरीवन जो भी हमारे साथ ट्रेन करते हैं। एंड बस ये है कि लाइक, क्योंकि किसी भी चीज़ को, ये ज़िंदगी में चीज़ करनी है, आपकी बैकबोन होनी चाहिए। अगर आपकी बैकबोन ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है और अकाउंटेबिलिटी है, तो आई फील लाइक यू कैन इवन कॉन्कर द मून। जहाँ भी आपने जाना चाहे ज़िंदगी में कुछ भी। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, कोई फाइट करते हुए, कोई पहली फाइट याद हो? पहली याद थी फाइट? पहली फाइट हमारी पार्क्स के अंदर होती थी, तो मुझे याद तो सारा है क्योंकि पिछले 4-5 इयर्स सारा सच बताना है। बिल्कुल, कोई मिस्टेक ऐसी की हो, कोई गलती कर दी हो, गुस्सा ज़्यादा। तो ऑफ कोर्स लाइक अगर हमने इफ वी वन 10% तो हमारी मिस्टेक्स 200% होंगी। लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑब्वियसली बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बट वो वी लर्न, वी मूव। जो भी एक मज़े का वाक़या था कि लाइक एक फ़ाइट थी मुल्तान लाहौर की, एंड फॉर्मली माई अपोनेंट मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, हसीब खार। तो वी हैड वंस द फाइट एंडेड, तो फिर मुल्तान लाहौर के बीच में लड़ाई हुई थी, बट देन इवेंचुअली क्योंकि सब लोगों ने देखा कि इट्स ब्रिंगिंग आउट, आपने जज्बा निकाल रहे, तो वो भी सब लोग यूनाइट हो गए। तो एमएमए आल्सो यूनाइट्स पीपल, दैट्स द थिंग। बिल्कुल सही। उम्मे लैला, गुस्सा जो है आप में भी बहुत था एक ज़माने में, अब कंट्रोल हुआ है क्योंकि आप दोनों यंगस्टर्स हो ना। गुस्से को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना कुछ और है, गुस्से में आप होश से काम नहीं लेते। किस तरीके से आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कितना आपको लगता है कि बेहतरी आई है आपने? मेरा गुस्सा जब कंट्रोल हुआ था तो वो जब हालात में बेहतरी आई थी तो फिर ऑटोमेटिकली फिर गुस्से में भी बेहतरी आ गई थी, क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके एनवायरनमेंट में जो कि आपके मिजाज के, आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, उससे फिर आपको गुस्सा आता है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ हो जाए या आपकी पसंद की चीज़ हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाते हैं। जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है तो ये तो फिर या तो आपका कोई मेंटोर
मेंटोर हो या बड़ा हो आपके जैसा, वो आपको समझाए या आपको प्यार से बताए कि आपने इस तरह से करना है तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छा हो सकता है। तो अपने आप को खुद समझाना चाहिए और हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। माई 11 ईयर ओल्ड, अभी 10 साल की माशाल्लाह 11 ईयर्स की होने वाली बेटी मेरी, मैं उसको हमेशा एक बात सिखाती हूँ कि बेटे हर चीज़ हर वक्त आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। आपको ये समझने की ज़रूरत है हालात, इन्वायरमेंट, आपके दोस्त, आपकी टीचर्स। ये तो अभी मैं 5th ग्रेड क्योंकि 5 क्लास में मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि आपको बचपन से ही बच्चों को ये समझाएंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे आपकी उम्र में होंगे तो शायद उनको फिर उस तरीके से गाइडेंस की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनको बचपन से सिखाया हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो आप करवा रहे हैं फाइटिंग्स वगैरह, जो लड़के हैं उनमें पैशन कितना नज़र आ रहा है, और ये बताइएगा कि ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? ट्रेनिंग के डिपेंड्स कि अगर लेट्स से कि अगर किसी बंदे ने 6 वीक्स ट्रेन किया तो वी विल गिव हिम एन अपोनेंट जिसने 6 वीक्स ट्रेन किया। किसी ने 2 साल ट्रेन किया, उसका 2 साल के साथ होगा। कोई प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशनल। इट्स अ वाइट कॉलर फाइट क्लब, हम सारे डोमेन्स को कॉन्कर करते हैं। पैशन अभी सब लोग का हो रहा है। अभी विंटर्स थोड़ा होता है क्योंकि समर के अंदर तो एवरीवनस फ्री, बच्चे सारे फ्री होते हैं, तो विंटर के अंदर आई फील लाइक जो लोग पार्टिसिपेट करें, आई फील लाइक इंटरनली ये लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बिकॉज सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं। जैसे आपने बात बोली थी, थिंग्स इन लाइफ डोंट हैपन आपके, तो बस आपके अंदर एक स्किल आ जाए कि यू कैन वर्क अराउंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे अभी मेरा 4 डेज पहले आई हैड द हार्डेस्ट एग्जाम इन माय यूनी, एनाटॉमी का जो होता है, एनाटॉमी 2, तो वो पास करके थोड़ा उसकी वजह से डिले आया। सारे जो प्लान्स थे दे डिडंट गो अकॉर्डिंग टू टाइम, बट वी आर हियर और वी आर गोना ट्राई आवर बेस्ट। जो भी हमें कार्ड्स अल्लाह ने दिए टू यू नो प्ले, जो भी बेस्ट हमारे। आई लव द एनर्जी, आई लव योर पॉजिटिव ऑरा एंड एनर्जी। आप आते रहा करो, हर हफ्ते इतवार आ जाया करो। व्हेनेवर आई एम इन पाकिस्तान तो प्लीज आपने जरूर आने, पीछे जगह भी आपने आराम उरूम करना हो तो। आई सी ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, इनको मालूम है, ही हैज दैट पैशन। और सबसे अच्छी बात ये जो मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देती हूँ, जिस तरह उम्मे लैला है, कायम है, पढ़ाई पे भी फोकस करें, पढ़ाई के साथ अपने पैशन को परस्यू करके उसको बाद में आप प्रोफेशन बना लें, लेकिन डिग्री मुकम्मल करना जरूरी है। अच्छा, एक मैंने ये चीज़ देखी, एक आम तासुर है, पीपल थिंक इज इट अ मिथ और नॉट, आप बताएंगे कि MMA देखने वाले जो है ना उनमें वायलेंस का रुझान ज़्यादा होता है, यानी वो देख के वायलेंस की तरफ जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? आई गेस मेरी इसके ऊपर बहुत सारी अपने साथ भी डिस्कशन हुई है कि लाइक मेरे में कोई मसला है जो व्हाई डू आई लाइक दिस थिंग, बट एक अगर मैं आपको वर्ल्ड के एक ट्रू रियलिटी बताऊं तो वी लिव इन अ वेरी वायलेंट वर्ल्ड, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लाइक दिस स्टफ हैपनिंग अराउंड अस, आप गजा में देख लें, आप there's so many horrible things happening around us कि आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई कहते हैं कि हम एक वायलेंट वर्ल्ड में नहीं रहते, वो आई थिंक वो गलत बात है। लाइक इट्स सो आई फील लाइक इफ अ पर्सन इज desensitized to violence, लाइक अगर वो देख रहा है और उसको पता है मैं देख रहा हूँ, बट वो उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि उसको पता है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी बैकबोन क्या है, तो वही बात है कि ही कैन सी द वर्ल्ड फॉर इट्स ट्रू कलर्स। तो ये बात है कि अगर जो लोग देखते हैं वो बुरे लोग हैं, लाइक वो वायलेंस की तरफ हैं, I don't think that's true. बिल्कुल सही। आप साइकोलॉजी पढ़ रही हो, एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या कहोगी कि जब आप वायलेंस देख रहे होते ज़रूरी तो नहीं होता कि आप उससे इंस्पायर हो रहे हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मेरा जैसा शख्स जब वायलेंस देखेगा तो वो तो चैनल चेंज कर देगा या वीडियो स्वाइप कर देगा। ठीक है। तो ये हर एक की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, कि एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी फैक्टर होता है जो कि आपका बाय बर्थ या इंस्टिंक्ट होता है। तो उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो ये डिपेंड भी करता है। बिल्कुल सही। और आप अब अच्छाई बुराई माशरे में साथ साथ चल रही है सोसाइटी में, आप अच्छाई को पिक करें ना, अच्छी चीज़ को पिक करें। आई टोटली एग्री। अच्छा, आम जिंदगी में कभी ऐसा हुआ गुस्सा आया हो और दिल किया हो कि मैं फिर करूं जरा कुछ? हर रोज ही आता है। लास्ट कब आया अभी गुस्सा, ये मुझे बताओ? 30 मिनट्स को, बट पे कंट्रोल। बट गुस्सा आना किस बात पे आया? आई गेस कि मेरी एक मीटिंग थी आज और वो बंदे ने डिले कर दी। अच्छा, उसने डिले की। बट गुस्सा आता हर बंदे को है, बस कैपेबिलिटी आप में ये होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर एक्ट ना करें। जैसे जब आप व्हेन यू आर फास्टिंग, रमजान आता है, यू आर फास्टिंग, आपको भूख लगती है, बट आप उस पर एक्ट नहीं करते, आप कंट्रोल करते हैं। तो गुस्सा तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक थिंग्स अगेन मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे प्लान नहीं होंगी, बट क्या अगर मुझे गुस्सा है और मैं चीज़ें फेंकने लग जाऊँ, ग्लास तोड़ दूँ या बोलूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। 2 मिनट आएगा, यू लेट इट गो, दैट्स इट। बिल्कुल इट इज दैट इजी। ये जिस तरह ये बोल रहा है ना फ्लो में, इतना ही आसान है कि गुस्सा आ रहा है, गुस्से को थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा और एंड में किसका फायदा होगा। अगर आपका ही नुकसान होना तो कोई उसका फायदा नहीं। अच्छा, पेरेंट्स की
बिलखसूस आपकी वालदा की कितनी सपोर्ट रही है फैमिली में, उन्होंने कभी कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो? अब बेसिकली आई कम फ्रॉम अ फैमिली के शायद मेरी मामा इधर आती रहते हैं, शी इज़ पाकिस्तान टॉप 50 वुमेन CEOs, तो उनका तो क्योंकि वो इतनी बड़ी वर्कaholic हैं तो उन्होंने खुद देखा है कि उनको शी अंडरस्टैंड्स के यू फाइंड योर रिदम जब आप यूर मेसिंग अराउंड, तो जब आप गलतियाँ कर रहे हो तो देख रहे हो तो एज लॉन्ग एज मेरी पढ़ाई सही थी उनको कोई इशू नहीं था, और मेरी पढ़ाई आई वुडंट से ऑलवेज सही थी, बट कि मेड स्कूल में पहुंच गया तो probably I did something right. बिल्कुल सही, हाँ you did something right। और आपकी शक्ल आपकी वालदा से मिलती है, तबीबा मासूमा ज़ारा साहिबा। रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में भी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, हम वैसे भी उनको शोज़ में दावत देते रहते हैं, प्राइवेट चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं, तो उनका एक नाम है ऑब्वियसली, और तरबियत उन्होंने जो है ना आपकी 10 on 10। Thank you। ये मैं आपको, ये तो मैं उनके तरबियत हमेशा माँ को ही एसोसिएट किया जाता है तरबियत के साथ, और वाकई में 10 on 10 फॉर दैट, आई कैन सी दैट, विच इज़ वेरी गुड। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स को कि डोंट बी एंटाइटल्ड, लाइक रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ज़िंदगी विल नेवर बी जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसके इर्द गिर्द वर्क अराउंड करना है, एंड जॉइन रियल वर्ल्ड, दैट्स इट। हम कर सकते हैं ज्वाइन? ऑफ कोर्स आप करें। रियली? कोई आपकी लिमिट्स ही नहीं है, यू कैन बी 40 years old, आप फिर भी फाइट। मैं आपको क्या लग रहा है मैं 40 साल की? ये आपने क्या बोल दिया है? बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ इतने साल की। जी सॉरी, आप पानी पिए प्लीज चुप करके। ख़वातीनो हज़रात, इतना भी नहीं बोलना चाहिए। आप माजबिन कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनकी पर्सनैलिटी से, मैं तब से इनकी सारी जो है वो बातचीत सुन रही हूँ, और हमारे मुल्क को ऐसे यंगस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। आप अपने हस्बैंड को भेजना चाहेंगी कि नहीं, या खुद ही जाना चाहेंगी? मैं ज़रूर भेजूंगी, उनकी डाइट शायद कंट्रोल। और डाइट कंट्रोल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे कंट्रोल्ड ही है उनकी डाइट देखते में, लेकिन फिट और हो जाएंगे तो अच्छी बात होगी। जी जी, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, जीते रहे, खुश रहे, बहुत सारी कामयाबी अल्लाह आपको दे, और इसी तरह जीते रहे, और MBBS मुकम्मल करें, अपना MD मुकम्मल करें, और फिर जब वापस आए तो हमसे मुलाकात आपने जरूर करनी है। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह बैठे रहे, तशरीफ रखें ख़वातीनो ज़ात। हमारे साथ उम्मे लैला मौजूद है। उम्मे लैला क्या सुनाएंगी? बोल कफारा। अरे बहुत सारी क्लैप में। तस्कीने दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, हो जाने वाले दूर जाते हुए, पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया।
कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। धड़कन धड़कन करके हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। अखियों में मोती भर भर के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया है तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमें तुमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले उमे लैला हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत भाई सिंगिंग के क्लैप हो जाए जी, वेरी गुड। आप अपने घरों में बैठ के क्लैप करें प्लीज़, शाबाश। शेफ माजिबीन भी मौजूद है। फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो हो चुकी है, रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे। कश्मीरी चाय जो है इन्होंने बनाई और मैं ये पी रही हूँ, बहुत ही उम्दा है। माजिबीन यू आउटडन योरसेल्फ। ना ये कम गाढ़ी है ना हल्की है, बिल्कुल सही ये जो है इसका थिकनेस या क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंसी है जी। थैंक यू सो मच। सिर्फ कहवा और दूध, लोग इसमें बलाई डालते हैं, आपको पता है हर कोई बलाई नहीं पसंद करता, तो मैंने इसमें क्रीम या बलाई का ऐड नहीं मैंने किया, दूध और सिर्फ इसमें कहवा। आपके तलफ़ुज़ की इस्लाह आ गई है, बलाई नहीं लफ्ज़ का होता, बालाई होता है। अब 3 दफ़ा बोले पहले बालाई। भाई मुझे जो कहा जाएगा पैनल से, मेरे भी तलफ़ुज़ की, ये अच्छी बात है, आपको साथ साथ इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा जी, हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर अगर मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार मौजूद हैं। शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और अभी प्रोग्राम में ब्रेक जब थी तो हम अपने अपने ज़ाती मसले भी डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक कश्मीरी चाय नहीं पी है? नहीं। हाँ माजिबीन प्लीज उमे लैला के लिए और जो है डॉक्टर साहिबा के लिए भी सर्व हम गर्म कर दें ताकि फिर साथ साथ। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ना आपको देख कितने टॉपिक जहन में आना शुरू हो जाते हैं, इतनी बातें, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो उमे लैला और मैं सोच रहे थे, हमने डिसाइड तो पहले से किया था लेकिन उमे लैला ने भी खास इसरार किया कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है। डॉक्टर साहिबा, हमारे बचपन में हम देखते थे बड़े साफ सुथरे हमारे मुँह होते थे, ना कोई दाना होता था, कोई पिंपल नहीं होता था, बाल भी इतने खूबसूरत, चुटिया बड़े मज़े की, बाल तो कभी उखड़ता ही नहीं था, आप ब्रश करते थे एक बाल कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि बाल उतरेगा। मुंह पे बात करें तो चेहरे पे बाल भी नहीं होते थे, यहाँ पे अपर लिप्स पे हो गए, वो ग्रोइंग एज में होते हैं या आईब्रोज के हो गए, लेकिन करते 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 वक्त के साथ साथ अब मैं देखती हूँ तो छोटी बच्चियों में ही पूरे मुँह पे जो है बाल, और वो भी मोटा थिक बाल आना शुरू हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जब आपके इस तरह के बाल हैं जो कि अनयूजुअल पैटर्न पे हैं तो उसकी बेसिकली 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये कि आपकी जेनेटिक्स में है, यानी कि आपकी फैमिली में रन कर रहा है, आपकी मदर की साइड पे या फादर की साइड पे आपके इस तरह के पैटर्न के बाल हैं, यानी कि मेल पैटर्न के आपके बियर्ड टाइप आ रही है या कहीं पे भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो दैट इज़ जेनेटिक्स जो कि आप में आ सकती है। उसके बाद दूसरी एक मेन वजह ये होती है जो कि अक्सर माएँ इग्नोर कर रही होती हैं और बड़ा कॉमनली हमें आके कहती हैं कि जी इस उम्र में तो मतलब दाने भी
निकलते हैं और ये वो। हाँ। देखिए बात ये है कि आपने 2-3 साइंस को चेक करना होता है। अगर उसके नॉर्मल पैटर्न के बाल नहीं है तो दैट मीन्स कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं। अच्छा। PCOS, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट, क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो आप लेज़र भी करवाते हैं तो उसमें भी स्टिल रेजिस्टेंस आती है। बिल्कुल ठीक है। प्लस जो एक थर्ड बहुत मेजर फैक्टर है वो आजकल की डाइट है। हाँ। उसकी वजह ये है सुंदर कि देखिए हमें जो भी खाने के लिए मिलता है उसमें अनफॉर्चुनेटली वो हार्मोन इंड्यूस्ड है। ऐसा ही है। ठीक है, आप चाहे बीफ ले लें चाहे मीट ले लें, चिकन बहुत बदनाम है, लेकिन मसला ये है कि सारी चीज़ों में जितने भी एनिमल्स हैं वो हार्मोन इंड्यूस्ड होते ही होते हैं। ठीक है, चाहे उनकी फीड का इशू है कोई भी हो। हम अगर फ़र्ज़ करें दालें ले रहे हैं या हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स लगे हुए हैं। वो जितना मर्जी आप धो लें साफ़ करें, अल्टीमेटली वो आपके अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये वो चीज़ें जो बचपन में शायद हमारे नहीं जाती थी, यानी कि हमारी खुराक बहुत बेहतर साफ सुथरी खुराक थी। हाँ। अब आप जितना मर्जी कर लें, आप घर का खा लें, हम मना करते हैं कि बाहर का आप ना खाएं, लेकिन जो आप घर में पका रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ उससे इतना मुख्तलिफ नहीं है। ट्रू, आई एग्री। ठीक है, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। वो हम जो कर सकते हैं वो ये कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो देखें, अगर आप बच्ची को वैक्स पे लेके जाएंगे या थ्रेडिंग पे लेके जाएंगे तो उसके अपने इश्यूज हैं। ठीक है, वो बाल या तो मोटा होगा या उसकी स्किन पे एलर्जीज होंगी, दाने निकलेंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे। ग्रो भी होना है, दोबारा उगेगा तो कोई फायदा हल तो ना हुआ, वो तो एक रस्मन हो गया। बल्कि जब आपकी ये होता है कि फ्रिक्शन हो रही होती है बार बार, यानी कि आपने वैक्स कर दी तो वैक्स बर्न बड़े कॉमन है। ऐसा ही है। ठीक है, और वो निशान छोड़ जाते हैं। ऐसा ही स्किन सेंसिटिव हो जाती है, लगता है कि जैसे जला हुआ है। कई बच्चों की मैंने बच्ची हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हम शुरू से शुरू करते हैं, किस उम्र में आप बच्चियों को ग्रोइंग एज में रेकमेंड करती हैं कि लेज़र करवाना चाहिए? देखिए, अगर तो आप जिस जगह से लेज़र करवा रहे हैं और आपको पता है दैट इज़ जेन्युइनली अ लेज़र, यानी कि अच्छी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्ची प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो आप कर सकते हैं। यानी 13-14 साल मिनिमम? हाँ, उससे छोटी उम्र में नहीं आपको रिस्क लेना। अगर उसके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है तो यस यू कैन डू इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब लेज़र की भी बड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई। जब लेज़र नया नया आया था तो वो एक ही मशीन होती थी, टुक टुक टुक, ऐसा ही उम्मीद लैला कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। और वो होती थी और आप मुंह लाल होते थे, मुंह लाल हुआ करते थे। कुछ जो है लोग कुछ मशीन्स इस्तेमाल करने से पहले आप रेजर का इस्तेमाल भी करते थे कि वो बाल उतरे। कुछ मशीन्स बगैर रेजर के भी, ये तमाम चीज़ें जो औरतें एसोसिएट अपने साथ कर सकती हैं। लेकिन अब जो मुख्तलिफ इकसाम आई हैं, कौन सी वाली हमारे लिए ठीक है कॉमनली? जो एशियन स्किन के लिए डायोड इज़ रियली गुड, और उसमें जिस तरह भी हम इस वक्त यूज़ करें दैट इज़ 5th जनरेशन एंड दैट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वन। ठीक है, और उसमें आपको कोई रेडनेस नहीं होती है, कोई लाइक इस आइस्ड, उसका हैंडल आइस्ड है, बिल्कुल बर्फ़ होती है, प्रॉपर बर्फ़ होती है उसके ऊपर, और वो आपको बिल्कुल कुछ फील नहीं होता। लेकिन जो दूसरा आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली आप उसकी एडवर्टाइजमेंट किसी ना किसी जगह पे देख रही होंगी, जो होम डिवाइसेस आ गई हैं। हाँ, घरों में छोटे छोटी सी मशीन्स होती हैं, वो IPL है। और मैं आप मोस्ट कॉमनली जहाँ पर आपको बहुत सस्ता भी लेज़र ऑफर हो रहा था वहाँ पर भी IPL ही की मशीन इस्तेमाल हो रही होती है, और दैट इज़ नॉट लेज़र, दैट इज़ लाइट। ठीक है, तो आपको उसको ये देखने की ज़रूरत है कि वो लाइट है, और उसके साथ आपको ये भी इशू होते हैं कि रेडनेस हो जाना प्लस उसमें बर्न हो जाना। हाँ। ये बड़ा कॉमन है। दूसरा ये होता है कि उसके साथ एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ जो हमें प्रॉब्लम हमारे लिए कॉज करती है कि IPL से जब आप करवाते हैं तो उसमें आपको वाइट हेयर हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वाइट हेयर के साथ सबसे बड़ा अजाब ये है कि वो किसी लेज़र से भी नहीं जाता। हाँ, वाइट और गोल्डन बाल तो जाता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में कोई डॉक्टर भी इतना कोई इलेक्ट्रोलिसिस करना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है आपको एक एक बाल पकड़ के करना होता है। हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस एक ज़माने में कराया माजबीन, मतलब कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनका ख़वातीनो हज़रात, वो इतनी खूबसूरत खातून थी, वो गलत हाथों में चला गया, क्या था सारा ये निशान, वो लगे कि जैसे मूछें हैं बाकायदा, जैसे किसी आदमी की होती हैं, चूँकि वो निशान थे नील पड़ गए थे जैसे। वो एक्चुअली क्योंकि उन्होंने स्किन को टच कर दिया। हाँ। आपने सिर्फ उसको, हम मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हुए उसको सिर्फ रूट आपने टच करनी होती है। बिल्कुल सही। अगर आप स्किन टच कर देंगे तो यस, वो स्किन के ऊपर इस तरह के जो आप बता रही हैं वो इश्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को इतना टाइम लगा जाने में, तो लेकिन अब तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं है हमें। आप देखें, आप उस वक्त अगर आप फर्ज करें काले बालों पे लेजर करवा लेते हैं तो फिर तो आपको वाइट बाल आने से पहले पहले आपने खत्म कर दिए हैं, तो डेफिनेटली फॉलिकल्स ही नहीं है तो वाइट बाल भी नहीं आएंगे। ऐसा ही, बिल्कुल सही। उम्मीद है ये बात आप अग्री करोगी ना, माशाल्लाह आपके बाल जो सर के बाल है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये होता है हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बच्चियों की स्किन के इतने इश्यूज आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हैं। आप किस तरह से अपना ख्याल बालों का रखती हो? ऑयलिंग वगैरह करती हो?
मैं तो अपने बालों का ख्याल इतना ज़्यादा नहीं रख पाती क्योंकि डेली आना जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट उनको मिलती है और आयरन वगैरह, तो हम तो ज़्यादातर एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं अपने बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, अब अपने जो ओरिजिनल आपके बाल हैं, जब आप इस तरह से प्रोफेशनली आते जाते हैं, आपके बाल कैमरा में आने होते हैं आपके साथ, तो फिर आप उनको ना ही छेड़े तो बेहतर है। और इसकी स्किन भी माशाल्लाह डॉक्टर साहबा शी ग्लो करती है और ये नेचर के ज़्यादा करीब रहती है। अपनी खुराक का भी आप ख्याल रखती हो कि नहीं? स्किन का कितना ख्याल रखती हो? मैं बस स्किन का ऐसे ख्याल रखती हूँ कि मैं पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, दही का मैंने जिक्र किया, दूध का, तो मैं हाइड्रेट अपने आप को बहुत रखती हूँ, बस इतना ही मैं करती हूँ। डॉक्टर साहब यही काफ़ी है? ये भी बहुत ज़्यादा है ना? ये मतलब अगर आप इसका शुरू से ख्याल करते हैं तो देखें ये एक दिन की बात नहीं होगी, ये आदत की बात है। अगर आपकी शुरू से आदत बनी हुई है तो वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, हाइड्रेटेड स्किन डेफिनेटली इज द बेस्ट स्किन। इज द बेस्ट स्किन, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब जो लेजर है उसके कितने सेशंस? अब एक आम बाल के लिए अभी हम ये नहीं बात करें जो बहुत मोटे बाल होते हैं, नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तान में बच्चियां या खवातीन हैं उनके बाल हैं, कितने सेशंस डिपेंड करता है कि अगर मोटे बाल हैं तो वो जल्दी जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो टारगेट इजीली हो जाते हैं। ओके, इट्स दी, मैं समझी इट्स दी अदर वे अराउंड के मोटे बाल। अच्छा ओके, ठीक है, क्योंकि मोटा बाल है उसकी रूट्स भी मोटी होंगी, वो जल्दी टारगेट हो जाती हैं। जो फाइन हेयर है वो जरा टाइम लेता है, जिस तरह सबसे ज्यादा अपर लिप्स टाइम लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना आपके जहाँ पे थिक हेयर होंगे वो बड़ी जल्दी चले जाते हैं। आम तौर पे अगर आप जनरली लेज़र करवा रहे हैं तो 6 to 7 सेशंस आर इनफ, अगर नीचे आपका कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है तो। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी से रेजिस्टेंस आती है, एंड इट्स नॉट लाइक कि ये परमानेंटली आपके चले जाएंगे, दिस इज रिडक्शन। अच्छा, ठीक है, आपके 80-90% चले जाते हैं, बहुत कुछ लकी लोग भी होते हैं जिनके मुकम्मल चले जाते हैं, बट स्टिल यू नीड मेंटेनेंस। अच्छा, मेरी तो एक फ्रेंड है उसके तो मुकम्मल चले गए, तो उसके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे ना? उसका तो फिर 8 साल बाद जाके, यानी 8 साल लेजर करवाए, 8 साल का गैप दिया, लेजर करवाया, साल 2 साल जितना भी था, 8 साल बाद जाके उसको फिर कहीं जरूरत पड़ी। लेकिन वो जब आपके हार्मोन्स थोड़े बहुत होंगे, अगर आपके हार्मोन्स नीचे से नॉर्मल हैं तो फिर आपके 8 से 10 सेशन बहुत होते हैं। अच्छा, यानी जो मुझे समझ आई है कि लेजर से मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, कम हो जाएंगे बाल। देखिए, हम इसलिए ये बात कहते हैं क्योंकि अब हमें नहीं पता होता, क्योंकि पेशेंट ये बात जब आपने कह दिया ना कि ये परमानेंटली चले जाएंगे, वो लोग समझेंगे। ठीक है, फिर वो होता ही है कि पेशेंट ये बात नहीं समझता कि उसके हार्मोन्स, देखिए आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं, और हार्मोन्स आपके कभी भी अपसेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये बात हमें नहीं पता होती, इस चीज़ का आपने ख्याल करना होता है। और अक्सर जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स तब तक ध्यान देते भी नहीं। ठीक है, अब वो अपने जो रेगुलर साइकिल्स हैं उनका ख्याल नहीं करेंगी, उसके अलावा और जो साइंस आ रहे हैं उनको भी नहीं देखेंगी, और उस पर जब मुंह भर जाएगा बालों से फिर दोबारा तो फिर आ जाएंगी। यानी हर किसी का अपना बॉडी फंक्शन है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, ये हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता कि लेजर से मुकम्मल खात्मा होगा। इट डिपेंड्स कि तमाम चीजें आपके, लेकिन आपके स्किन के टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपका जिस तरह आपने देखा होगा कि जो औरतें वैक्स कर रही होती हैं, थ्रेडिंग कर रही होती है, उनकी बड़ी हार्ड स्किन हो गई होती है, ब्लैकिश। ऐसा ही है। ठीक है, वो आपको बोला मेल टाइप की एक वो फील आ रही है। ऐसा ही है। लेकिन लेजर के बाद अगर आपके बाल आते भी हैं तो वो फाइन बाल आते हैं, तो वो इतने नोटिसेबल नहीं होते हैं आमतौर पे, और उसमें स्किन आपकी एटलीस्ट बाकी स्किन की तरफ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई होती है। बिल्कुल। लेजर कराने के बाद क्या प्री रिक्विजिट्स, यानी क्या ख्याल रखना होता है? फौरन मेकअप, बहुत सारी खवातीन है वो कहती हैं इससे तो कोई हमें, आप अगले दिन कर सकते हैं, यानी गैप देना चाहिए, जैसे हम फेशियल्स करते हैं, एक रात का दे देना चाहिए। ठीक है, ये बेहतर होता है। और जिस तरह आपने एक और सवाल पूछा था कि शेव ऑफ करना, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें इसलिए क्योंकि हमने लेंथ को टारगेट नहीं करना होता, हमने रूट्स को टारगेट करना क्योंकि होता डर लगता है। आप रेजर जब देखते हैं कि भाई आपके मुंह पे वी यूजुअली यूज ट्रिमर्स, हम ट्रिमर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अगर रेजर भी कर लेते हैं, अच्छा अक्सर खवातीन देख के डर जाती हैं, और ये बड़ा कॉमन है कि उनको कहती हैं अच्छा रेजर से ना फिर ये बाल ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम उनको यही कहते हैं कि देखें, अगर रेजर से बाल आते होते तो गंजों के हम ट्रांसप्लांट ना कर रहे होते, हम रेजर ही मारी जा रहे होते। गुड वन, गुड वन। तो वो अगर ये इतना अच्छा मतलब एक तरीका हो बाल लाने का तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। और ये भी होता है ना बच्चों की, आप टेंड करते जाए बाल आपके ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दीज आर ऑल मिथ्स। आपके जो बाल हैं उन्होंने वही रहना होता है। हाँ, एक ये ज़रूर है कि जब आपके बाल जितना लंबा होता जाता है वो सॉफ्ट होता जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर आप वैक्स या थ्रेडिंग के बाद भी देखें तो जो बाल निकलता है शुरू में तो वो सख्ती होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो जैसे जैसे लंबा होता है तो आपको फील आती है कि अच्छा वो ज़रा थोड़ा सा सॉफ्टर लग रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम शेव ऑफ करते हैं, हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें लेंथ पे वो लेज़र की शॉर्ट्स लग जाएंगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने रूट्स को डेड करना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका लेज़र टारगेट ही नहीं कर पाएगा रूट्स को, तो वो तो मोटे आना तो बहुत ही मतलब दूर की बात है। हमारा तो मकसद है कि उनको खत्म करना है। बिल्कुल। दूसरा ये कि अपने सेशंस
में बहुत लंबा गैप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम आमतौर पे कहते हैं कि एटलीस्ट आप ट्वाइस अ मंथ अगर आपके लिए पॉसिबल है दैट इज़ द बेस्ट, अदरवाइज आप मंथली तो एक दफ़ा ज़रूर नहीं। लेकिन अगर ट्वाइस, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन अगर जो है बाल उग ही नहीं रहे हैं 2 महीने में और तीसरे महीने चौथे महीने में, तो फिर मैं क्यों आऊँ? अगर फाइन हेयर भी है ना, आपको बाज़ नहीं नजर आते लेकिन रूट्स मौजूद हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको अभी नहीं 2-3 महीने में नजर आ रहे हैं लेकिन वो अंदर पड़े पड़े स्ट्रांग हो रही हैं। ओके, ठीक है। अगर आप चाह रही हैं कि वो डेड हो जाएं, ठीक है, क्या होगा कि फॉलिकल खत्म हो गया तो फिर वो नहीं आ सकता। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसे भी तो चेहरे होंगे ना, स्किन टोन होगी या कुछ ऐसे पेशेंट्स आपके होंगे जिनके वैसे भी फाइन हेयर भी नहीं आते होंगे, इतना लेजर इफेक्टिव हो गया होगा उनकी स्किन के। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। मतलब जिस तरह अक्सर लोग फुल बॉडी करवा रहे होते हैं तो बहुत कहीं कहीं बाज़ दफ़ा होता है कि लाइक साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद कहीं आ गए, कहीं बिल्कुल भी नहीं आते। और कहाँ नहीं आते जहाँ रूट्स डेड हो गई होती है, बिल्कुल जहाँ वीक पड़ी रह जाती है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अंदर घुस के ये देखें कि रूट्स डेड हो चुकी हैं या वो वीक अभी पड़ी हुई हैं। वो हमें ऐसे ही पता चलता है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर तो वो दोबारा वहाँ से बाल निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ वीक रूट्स पड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ से नहीं निकल रहा और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ आउट हो गई है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे डेड हो चुके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन नुज़रत, हमने ये बात की, जितनी भी ख़वातीन बच्चियाँ सुन रही हैं कि लेज़र कराने के फ़ौरन बाद मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप फेशियल्स कराते हैं तो फेशियल्स में भी 1 दिन का आप गैप देते हैं कि स्किन जो है ज़रा रिलैक्स स्किन को करवाएं। किसी इवेंट पे भी जाना हो तो 1 दिन 2 दिन पहले लेज़र कराएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रिकमेंडेड है। 3-4 दिन पहले बेहतर होता है। हाँ। हमेशा देखिए, बिल्कुल एंड टाइम पे हर चीज़ ना करें। ठीक है, उसमें मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि अगर आपके फ़र्ज़ करें कि कोई भी आपका इवेंट है तो हमेशा इतना गैप रखें कि देखिए वाज़फ़ा ये होता है कि सपोज़ आपने लेज़र करवाया, ठीक है, उसके बाद आपने अपने कोई गंदा हाथ लगा दिया। हाँ। वैसे तो लेज़र का कोई इशू नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि कोई आपका ज़रा सा हाथ लग गया और वहाँ पे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, सही है। तो हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल बजाय से कि अब आप कल आपका फंक्शन है और आप कहें कि जी हमारा आज ही कर दें या आप 1 दिन पहले करवा रहे हैं, बेहतर होता है कि आप यूजुअली फंक्शन से 3-4 दिन पहले करवा लिया। कई ख़वातीन को तो मैं जानती हूँ वो फंक्शन से 2 घंटे पहले करा फेशियल्स भी और लेजर्स भी, और मैं शॉक में मैं चली जाती हूँ कि टाइम नहीं था। ख़वातीनों से तब टाइम, वक्त को निकालना पड़ता है, वक्त को मैनेज करना होता है। आप अगर हर बात पे ये बहाना करेंगे अनफॉर्चुनेटली कि जी बदकिस्मती के साथ कि जी वक्त नहीं निकला, आप फिर इसका मतलब यू नॉट अ गुड मैनेजर। आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, तरजीहात क्या है। अच्छा जी शेफ़ माजिबीन, चाय का मामला कहाँ तक पहुँचा और रेसिपी बताएं, मैं आपके पास आ रही हूँ। चाय बन चुकी हुई है, कंप्लीट है और निहारी वो भी तैयार है। ठीक है, अच्छा जी बताएं मुझे दें डॉक्टर रीच के लिए कौन सा वाला है। ठीक है, आप बताती जाएं साथ साथ। ठीक है, उम्मे लैला आपने तो सिंगिंग करनी है, आपको मैं दूं अभी या ना दूं कश्मीरी चाय? बाद में दी, बाद में दूंगी। ठीक है, मुझे मालूम है। आप बोलती जाए माजिबी। कहवा बनाने के लिए सिर्फ टाइम टेकिंग वही है कि हम लेंगे समझे 3 से 4 चम्मच इसका सब्ज़ चाय का, उसके बाद उसमें 2 लीटर पानी और उतनी देर हम इसको पकाएंगे जितनी देर उसके पत्ते नहीं गलेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसमें हम शामिल करेंगे, जैसे ही पत्ते गलने पे आएंगे उसमें बादियान का 1 फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची 3 से 4 अदद। और उसके अलावा जब वो उसका कलर निकल आएगा उसके बाद ठंडा पानी डाल के हम इसको खूब फेंटेंगे और 1 चुटकी इसमें हम मीठे सोडा जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद इसको छान के हम 2 हफ्तों के लिए इसको फ्रिज में भी बॉटल में रख सकते हैं। एक्सीलेंट। उसके बाद जब आपके गेस्ट आए या जब आपने बनाना हो इसको, तो आपने तकरीबन जो है 1/4 कप इसका कहवे का लिया। हाँ। और उसके बाद बाकी इसमें दूध शामिल किया, इसको पकाया और जो नट्स, पिस्ते और बादाम मैंने इसमें शामिल किए हैं वो आप शामिल करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, इसकी ये अगर मैं ज़रा क्लोजअप, मैं खुश इसलिए हो रही हूँ डॉक्टर रीच, आपको कैसा लगा ये इसकी है ना, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ना, ये ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। अदरवाइज़ ये देखिएगा, अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत कम अच्छी कश्मीरी चाय बनती है। अच्छा जी, अब ये बताइए। निहारी बीफ नली निहारी जो मैंने बनाई है उसमें हम लेंगे बोंग का गोश्त और उसमें हम उसको जब पकने के लिए रखेंगे तो पहले इसकी यखनी बनाएंगे। उसमें 1 प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन अदरक और एक जो निहारी में 2 मसाले जो ख़ास हैं वो जाते हैं, वो सौंफ और एक उसमें सौंठ, अदरक खुश्क जो होती है उसका पाउडर वो शामिल करेंगे। बाकी जो स्पाइस आप घर में यूज़ करते हो, नमक है, सुर्ख मिर्च है, साबुत गरम मसाला डाल के और हम इसको खूब गलाएंगे कि वो अच्छा सा गल जाए गोश्त। ठीक है। उसके बाद जो इसमें हमने नली शामिल की होगी वो घुल जाती है जब वो यखनी हम उसकी बनाते हैं, उसको हम निकाल लेंगे अलहदा। उसके बाद हम एक छोटी सी प्याज को फ्राई करेंगे, गोश्त को फ्राई करेंगे जो हमने गलाया हुआ है। उसके बाद जो हमने आटे को भूनना है, जो गलती होती है कि आटा भुने बगैर इसमें हम गाढ़ा करने के लिए शामिल करते हैं, वो बहुत कच्चापन इसमें जायका देता है। तो उसको आपने तवे पे रोस्ट किया, उसको पानी में आपने जैसे सूप को हम
थिक करते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ, उसी तरह आटे के साथ इसको थिक करेंगे और आटा डाल के हम इसको तकरीबन जो है वो 1 घंटा पकाएंगे। उसके बाद जो है ये देखें ये तैयार है। उसके बाद तड़का लगाएंगे, एक छोटी सी प्याज का, हरी मिर्च और अदरक का लवाजमात इसके साथ मैंने सर्व कर। एक्सीलेंट। अच्छा, वो हलीम में जो प्याज है ना, वो वाली भी मुझे पसंद है जी, वो भी मेरे ख्याल में इसमें बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने इस पे तड़का लगाया। हाँ, वेरी नाइस, वो वेरी नाइस। हाँ, इसके बगैर जो है ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। आप अगर बारबेक्यू में भी वो वाली प्याज इस्तेमाल करें ना, कच्ची आधी पकी हुई, तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। वेरी गुड जी, थैंक यू माजमीन, थैंक यू। अच्छा जी, उम्मे लैला, आप डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल करना चाहेंगी? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल? मैं डॉक्टर साहिबा से यही पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा बहुत प्यारी ड्रेसिंग करती हैं और ये सवाल नहीं हमने करने, ये सवाल तो ये नहीं कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फिर बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कोई काम होगा आपको इसीलिए तारीफ की है वैसे, है ना? मेरा काम ये ऐसे नहीं करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब है ही वैसे ही माशाल्लाह। ये इनका शोबा ऐसा है कि अगर ये खुद अच्छी नहीं लगेंगी तो अगलों ने, पेशेंट्स ने, मैं इनको हमेशा कहती हूँ नहीं अच्छी लगेंगी। हाँ, तो फिर लोग कहेंगे कि भैया आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रखा। सीरियसली, मतलब मुझे आके बाद लोग कह रहे थे एंड आई रियली फील बैड अबाउट इट कि वो कहेंगे जी हम उस डॉक्टर के पास गए तो हमने देखा इसके तो अपना ये हाल है, तो ये हमारा क्या करेगी? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ ये फिर ऑब्वियसली आपका काम ऐसा है कि अगर आप खुद नहीं अपने आप को प्रेजेंटेशन आपने अच्छी की हुई होगी तो फिर लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरूर बात करते हैं, हम लेजर की तो करें, साथ ही साथ हम थोड़ी सी हम पिंपल्स के हवाले से भी बात कर लें। मौसम ये भी ऐसा है, अब चेंज हो रहा है ये वेदर। हाँ, लेकिन अब तो बेहतर हो, अब बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब हम बाहर के मौसम की तरफ जा रहे हैं। इस मौसम में किस तरीके से ख्याल अपनी स्किन का रखना चाहिए? इसमें अगर आप देखें कि जो फॉर्चुनेटली लाइक जो ह्यूमिडिटी का लेवल क्योंकि बेहतर हो गया, बारिशें वगैरह हुई हैं, तो ये अब अगर आप जनरली भी लोगों से पूछेंगे ना तो उनके स्किन के टेक्सचर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं। सॉफ्टनेस वापस आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी वो इस वक्त लोगों को आमतौर पर उसको फेस नहीं करना पड़ा। और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट अब ये होता है कि दिस इज़ द टाइम कि अब आपने स्विच करनी होती हैं चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। जिसमें आपका सन ब्लॉक है, वो अब आपका जो, क्योंकि पहले ऑयल बेस्ड था, अब आप वाटर बेस्ड की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मॉइस्चराइज़र जो है वो आपका पहले ऑयल बेस्ड था, अब उसको वाटर बेस्ड पे लेकर आएँ। हाइलोनिक एसिड का इस्तेमाल इस वक्त आप जितना बढ़ा देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। डैम्प स्किन पे इस्तेमाल करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी, क्योंकि अक्सर लोगों से नहीं पिया जा रहा था पहले कि जी सर्दियाँ होती हैं अक्सर लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि अब वो टाइम है कि आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी जी माजरत, चूँकि मौसम ऐसा है, ये थोड़ा सा जो है ना वायरल इन्फेक्शन हुई है, लाइव शो है, तो फिर अब अगर जितना खांसी को या आप छींक को कंट्रोल करेंगे, वो छींक तो डेफिनेटली आप कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा जी, तो उसमें ये है कि अब आपके पास बड़ा अच्छा टाइम होता है कि जिसमें आप जूसेस ले सकते हैं, जैसे किन्नू हैं और ये सारे आपके पास नेचुरल इस वक्त इतनी अच्छी चीज़ें, ग्रेप फ्रूट है, आप स्ट्रॉबेरीज अब आ गई हैं, तो इस वक्त तो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा कि जो सन ब्लॉक है, उम्मे लैला आप भी अग्री करेंगी, मार्केट में इतने बेशुमार हैं। एक तो समझ नहीं आती कौन सी लेना सन ब्लॉक, दूसरा कुछ ऐसे हैं जो इतने ऑयली होते हैं कि वो हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि जो इनको सूट करे वो मुझे भी करे। किस तरीके से फिर आप इसको स्कैन कर सकते हैं या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? अगर तो आपके, पहली बात ये है कि आपने कोई भी कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी जो है उसका सन ब्लॉक नहीं लेना। ओके, ठीक है। आपने जब भी सन ब्लॉक लेना है किसी फार्माकोलॉजिकल कंपनी का लेना है, ठीक है। फार्मेसी पे भी अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो फार्मेसी से लिया था, लेकिन फार्मेसी पे भी आपकी कुछ ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी कि फार्माकोलॉजिकल हो, पहली ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको आइडिया है कि आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप उसके ऊपर लिखा होता है सीबम कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। आप सीबम कंट्रोल लेंगे तो फिर आपकी स्किन पे वो, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं हम टैन हो रहे हैं, इस तरह हो रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप लेंगे जो नॉर्मल सन ब्लॉक होता है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कवरेज यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है। और SPF 50 से प्लस हो। ओके, बिल्कुल। बस ये आपने 2-3 चीज़ों को नोट करना है। बाकी आमतौर पर अगर आप इन चीज़ों को आपने सही तरह से नोट करके लिया तो आमतौर पर आपको इशू नहीं आता। बिल्कुल से। और बच्चे जो हैं, बच्चों को भी सनब्लॉक का इस्तेमाल है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ तासुर यही है कि सिर्फ बड़े इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं। और अक्सर देखें माएँ आके अब मुझे ये कह रही होती हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो टैन हो रहा है, बाहर खेल रहा है। आप उसको खेलने से मना नहीं कर सकते और ना आप करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर सनब्लॉक लगाएंगे तो। नहीं, खुदा के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, विटामिन डी चली जाएगी। लेयर लगा दी है तो I mean, ये देखे, जो मुझे लग रहा है कि लोग सोच रहे होंगे, मैं मेरी तरफ गुस्से से ना देखें, कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसा, तो जरूरी है वो तो फिर मैं नहीं मना कर सकती। बात ये कि वो तो मेरे कहने के बावजूद भी स्टिल आपके पास जरूर आए होंगे कुछ ऐसे लोग सवाल लेके।
बड़े मजे के सवाल आते हैं कि बाज़ दफ़ा मैं खुद भी सोचती हूँ कि मेरे जहन में क्यों नहीं आया। ये मतलब ये नहीं आया मेरे जहन में, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ही है। तो बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब अक्सर लोग मुझे सनब्लॉक के साथ आके ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा मेकअप नहीं उसके ऊपर टिकता। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों नहीं टिकता भाई। आप सनब्लॉक, मेरा नहीं ख्याल है कि आपके किसी किस्म का रोक रहा होता है। ट्रू। दूसरा, अगर आप वाटर रेजिस्टेंट ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर बार बार आप वुज़ू कर रहे हैं तो आप लगाएं उसको। आपने सिर्फ उसका स्पैन मेजर करना है कि 3 to 4 आवर्स के बाद आप उसको रिपीट कर लें। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है, बिल्कुल होती है। और उसमें आप बच्चे जितने छोटे हैं आप उनको शुरू से ही लगाना शुरू करें। अच्छा, नंबर क्या होगा जिस नंबर का हमने बच्चों के लिए लेना है? उसमें भी आप SPF 50। ओके, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन हाई हो जाएगी ना। क्योंकि अक्सर आप ये देखें कि बच्चियाँ क्या करती हैं कि जब शुरू में उनका पहला बेबी होता है तो माएँ क्योंकि कहती हैं कि उनकी माएँ कि जी बच्चे को धूप लगवाएं, ठीक है, तो वो धूप में डाल के बेचारे को, वो पता नहीं, वो पहले आपका बच्चा लग रहा होता है, बाद में मैच ही नहीं कर रहा होता आपके रंगो नस्ल से, तो वो उसका बिल्कुल ही बदल देती है। बिल्कुल सही। तो उसको अगर आप लगवा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जरूरी है। हाँ, वो बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही तेज धूप में बच्चे को बिठा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो धूप भी उसको लगवानी है ना, वो किन आवर्स वाली, या तो आप 11 बजे से पहले वाली, ऐसा ही है, ठीक है, या फिर आप 1-2 बजे के बाद वाली। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने भी ख़वातीन नौज़ात अपने सेगमेंट में यही टाइम एग्जैक्ट बताया है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपने, लेकिन आज सनब्लॉक लगाएं, आप मॉइस्चराइज कर रही हैं, उसका मिक्स कर दें थोड़ा सा और उसको आप लगाएं सनब्लॉक। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया। और शेफ माजिबिन का भी शुक्रिया अदा करते हुए, उम्मे लैला आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए, ख़वातीन नौज़ात आपका भी सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करते हुए, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले उम्मे लैला, बहुत सारी क्लैप में। सिर राके सिर जात है, सिर राके सिर जात है, सिर काटे सिर सोए, जैसे बाती दीप की कट उजियारा हो मियां। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मैं ताइर ला
तो